अगर आप उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो जल्दी ही आपको वो चीजें भी बेचनी पड़ जाएंगी जिनकी आपको बहुत जरूरत थी। दूसरा, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल इमोशंस यू कैन नॉट कंट्रोल योर मनी। तीसरा, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, देन यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। अगर नींद में भी तू पैसा नहीं कमा पा रहा है सोते सोते, तो तुझे सारी जिंदगी काम करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज बात कर रहा हूं वॉरेन बफे की। गेम चेंजिंग वीडियो है। ऐसे मैंने पीछे बहुत पावरफुल वीडियोस दिए हैं अभी आपको। स्टीव जॉब्स, मारवाड़ी, डी मार्ट, मेरी कॉम, गांधी, लाइफ इन 2050, सिंगापुर, मैकडॉनल्ड्स, बंगाली कम्युनिटी, सक्सेस हैबिट्स ऑफ बिलियनियर, आगे भी दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप बता रहे हैं ना, आपके सारे कमेंट्स को पढ़ रहा हूं। तेंदुलकर का जन्मदिन आने वाला है। अजीत डोवाल कैसे इतने बुद्धिमान, क्या क्या किया। पॉलिटिकल रिलेशन सोच रहा हूं मैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और यूएस से कैसे इतना राइज कर गया, इतना पैसा कमाया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कोई और भी हो नीचे बताइएगा। पर आज बात करूंगा ऐसे आदमी का, दुनिया के 4 सबसे अमीर आदमियों में उसका नाम आया पिछले 20 साल तक। कभी रैंक 1, कभी रैंक 2, कभी रैंक 3, कभी रैंक 4। 2008 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। आज भी तीसरे या चौथे रैंक पे है, लेकिन पिछले 50 साल से उसी मकान में रह रहा है। लोग उससे मिलना चाहते हैं, मिलता नहीं किसी से। एक बार बोली लगाई गई, मैं मिलूंगा, वॉरेन बफे से लंच करना चाहते हैं, लंच करना चाहते हैं। बोली लगाई तो उनके लंच के लिए 35 करोड़ रुपए उनको दिए गए कि मैं आपके साथ 1 घंटा लंच करना चाहता हूं। वॉरेन बफे ने 35 करोड़ खुशी खुशी लिए, ले आ भैया 35 करोड़, और दान में दे दिए। उन्होंने सोचा कि ये बड़ा अच्छा तरीका है, मेरे साथ लंच करने आ रहा है, 35 करोड़ मैं दान दे दूंगा। लिविंग लेजेंड ऑफ इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल एडवाइजर है भैया। किनके? दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स और दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के फाइनेंशियल एडवाइजर। हिज वर्ड्स आर नॉट वर्ड्स, दे आर वर्ल्ड टू द वर्ल्ड। हिंदी में बोलूं क्या, उनके शब्द शब्द नहीं है, वो दुनिया के लिए पूरी दुनिया है। यानी कि वो कुछ भी बोल देते हैं भैया, गेम चेंज हो जाता है। 1970s की बात कर रहा हूं, 50 साल पहले भी वो जिस स्टॉक को खरीद लेते थे ना, उस स्टॉक का भाव अगले दिन 10% बढ़ जाता था। बात समझो। एक उसका नेब्रास्का वो स्टेट है सेंट्रल यूएस के अंदर, वहां पे उसका एक दोस्त हुआ करता था, वो बाद में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर गया। कहानी बता रहा हूं, गेम चेंजिंग। माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर गया, माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर लीडरशिप में था। नेब्रास्का के उस दोस्त ने एक बारी उससे पूछा, भैया वॉरेन बफे एक बात बता, तू माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट नहीं करता, उसका स्टॉक नहीं खरीदता, तुझे क्या लगता है माइक्रोसॉफ्ट में कोई कमी रह गई है जो तू उसका स्टॉक नहीं खरीद रहा? उसने ईमेल लिखा वॉरेन बफे को। वो जिंदगी का पहला ईमेल वॉरेन बफे ने उसको रिप्लाई किया। नेब्रास्का का उसका दोस्त था, तो उसने रिप्लाई करते वक्त बताया, मैं माइक्रोसॉफ्ट इसलिए नहीं लेता, इसलिए नहीं लेता, इसलिए नहीं लेता, बहुत सारे कारण लिख दिए। और साथ में उसने उसको नेब्रास्का की फुटबॉल टीम जो बड़ी बेकार थी उसके साथ भी कंपेयर कर दिया। अब वो मेल तो कर दिया, एक मेल किया था, लेकिन थोड़े दिन के बाद जो वहां की सरकार थी, यूएस गवर्नमेंट, उसने उस मेल को ट्रैक करके निकाल लिया। उन्होंने उस मेल को, प्राइवेट मेल को पढ़ा, और वो उनको लगा कि ओहो हो, इससे तो हमें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बहुत कुछ समझ में आ रहा है, वॉरेन बफे ने ये बात बोली है। वो मेल जाकर के बाद में वॉल स्ट्रीट जर्नल के अखबार में छप गई। इसको बहुत बुरा लगा, मेरी प्राइवेट ईमेल पहली बार लिखी थी और सरकार ने निकाल करके अखबार में छपवा दिया। वो दिन आखिरी दिन था उसका, उसके बाद उसने कभी किसी को मेल नहीं लिखा। उसको इस बात का दुख नहीं था कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट की निंदा करी, उसको इस बात का दुख था कि मैं नेब्रास्का नाम के स्टेट में रहता हूं, और उसमें छोटा शहर है ओमाहा, लेकिन मैंने जो है नेब्रास्का की फुटबॉल टीम की बेइज्जती करी है। ऐसा ना हो जाए मुझे यहां से घर छोड़ना पड़ जाए। बहरहाल, एनुअल लेटर जरूर लिखते हैं अपने सारे शेयर होल्डर को, और जो एनुअल लेटर लिख करके भेजते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, जो अपने इन्वेस्टर्स हैं, जब ये उनको भेजते हैं तो पूरी यूनिवर्सिटीज बैठ करके उनके एनुअल लेटर को पढ़ती है, इनकी कही हुई बात को पढ़ा जाता है। यूनिवर्सिटी सिखाती है, अरे देख भाई वॉरेन बफे ने चिट्ठी लिखी, अरे क्या लिखा होगा इसके, 63 कंपनियां हैं आज वॉरेन बफे की। मेरा वीडियो देख लेना भैया, थोड़ी देर के अंदर मैं इतनी सारी लर्निंग देने वाला हूं। 63 कंपनीज वॉरेन बफे की, हर कंपनी के सीईओ को साल में एक चिट्ठी भेजता है, ना मिलता है ना फोन पे बात करता है। वॉरेन बफे साल में एक चिट्ठी भेज दी और उसमें लिख दिया, भैया तुम्हारा ये गोल है, तुम्हारे ये केपीआई है, ये तुम्हारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और ये तुम्हारे इस साल के गोल होने चाहिए, इसको अचीव करके दिखाओ। एक चिट्ठी भेजी, बस हड़कंप मच जाता है। कोई मिलता नहीं, कुछ बात नहीं करता। मीटिंग ले, क्योंकि उनकी आदत क्या, पढ़ते रहते हैं, 10-10 12-12 घंटे तो रोज पढ़ते हैं, कोई मीटिंग करते ही नहीं। वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ने गए थे, उनको रिजेक्ट कर दिया, उसको एडमिशन नहीं मिला वॉरेन बफे को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। आज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वॉरेन बफे की केस स्टडी सिखा रहा है सबको। आज बता रहा है भैया वॉरेन बफे इतना बड़ा कैसे होगा, उसको उस समय पढ़ने नहीं दिया था। आज एक बात समझ लेना,
जो सबसे बड़े 100 अरबपति हैं दुनिया के, उनमें से 80% लोग खुद से अरबपति बने हैं, माँ बाप के पैसे से नहीं बने हैं। और वो बड़ी अच्छी एडवाइस भी देते हैं लोगों को, कहते हैं क्रेडिट कार्ड से दूर रहना, पैसे ने आदमी को नहीं बनाया, आदमी ने पैसे को बनाया, इसको याद रखना, और दूसरे के कहे अनुसार काम नहीं करना, अपनी बुद्धि से काम करना। बचपन में इनके खून के अंदर बिजनेस घुस गया, इनको पहले से ही पता था अमीर तो बहुत बनने वाला हूं। 6 साल की उम्र में रिसर्च करने चले गए दुकान के बाहर, अरे कौन सी कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन ज्यादा है, बाहर जाके ढूंढने लगे, अरे इसका ढक्कन उसका ढक्कन, अलग अलग ढक्कन देखे उन्होंने। वहां जाकर रिसर्च में इनको समझ में आया सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन बाहर कोका कोला के पड़े हैं। उससे उसने धंधा चालू कर दिया। 6 कैन कोका कोला के 25 सेंट में खरीदता था, 30 सेंट में बेचाता था, 25 सेंट में खरीदता था, 30 सेंट में बेचाता था, हर रोज 5 सेंट बचाया। 6 साल की उम्र में जब बच्चे कंचे खेल रहे हैं, ये धन से धंधा करना शुरू कर दिया। और वो जो कोका कोला पे रिसर्च किया, वहां से इसको रिसर्च की आदत पड़ी। 11 साल की उम्र में इसने पहली बार एक स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया। इसके पिता ने इसको गाइड किया था। वहां पे सिटीज सर्विस नाम का एक स्टॉक था, जिसको उसने 38 रुपए के भाव में, $38 के भाव में खरीद लिया। अब वो हुआ क्या, वो नीचे गिर गया। नीचे गिरा, इसको बच्चे टेंशन हो गई, अरे नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। बैठा रहा टाइट, वेट किया। जैसे ही वो $28 से वापस $40 हुआ, इसने तुरंत जाके बेच दिया। लेकिन थोड़े दिन के बाद वो $200 का हो गया शेयर। इसको लगा यार मैं तो $2 कमाए थे, ये तो $200 का हो गया, बहुत कमा सकता था। बड़ा परेशान हुआ उस समय, लेकिन उसको सीखने को मिला कि भैया ऐसा है, मेरी बात समझो कि जिस चीज़ को टाइम लगता है, अगर कंपनी अच्छी है, उसको ग्रो करने में टाइम लगता है तो लगेगा। मैंने जल्दी कर दी। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक औरत और एक पुरुष जब ये दोनों मिलते हैं तो 9 महीने में बच्चा पैदा करते हैं, तो 9 पुरुष लगा दो तो 1 महीने में बच्चा पैदा तो हो नहीं जाएगा। या 9 महिलाओं को जोड़ लो इकट्ठे तो भी 1 महीने में बच्चा पैदा नहीं होगा, 9 महीने लगता है। तो मैंने वेट नहीं किया, इसलिए मैं हारा। ये एक्सपीरियंस से उसको लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में समझ में आया। बाकी सारे बच्चे बेसबॉल खेल रहे थे और ये बाइंग स्टॉक्स खेल रहे थे। 16 साल की उम्र में $53,000 कमा चुके थे। कभी कलेक्टर स्टैंप बेचते थे, कभी गाड़ी साफ करते थे, कभी पुरानी गोल्फ की बॉल लेके उसको रिफर्बिश करते थे, कभी जाकर के वॉशिंगटन पोस्ट जो उनका सबसे फेमस अखबार था वहां का उसको बेचते थे। $175 कमाया करते थे रेगुलरली। अपने उस समय के टीचर से ज्यादा कमाते थे। 17 साल की उम्र में पिता ने वॉटन भेज दिया, जा भैया वॉटन में पढ़ के, सबसे बढ़िया बिजनेस कॉलेज। वॉटन गए, थोड़े दिन एडमिशन लिया, पढ़ना शुरू किए। टीचर वहां पढ़ा रहे, छोड़ के आ गए। माँ बाप को बोले अरे इस टीचर से ज्यादा तो मैं जानता हूं, पढ़ने में बहुत तेज थे ना ये, जो टीचर सिखाता था उसे 4 कदम आगे रहते थे, जितना टीचर कमाता था उससे ज्यादा पहले ही कमा लेते थे। 17 साल की उम्र में इसने क्या किया, एक दिन बाल कटाने गया नाई की दुकान पे। भैया बोला बढ़िया बढ़िया बाल काट दो, लेकिन नाई बोला यार मैं वेट कर भैया, अभी 3 आदमी बैठे हैं। इसको समझ में आया लोगों को वेट करना पड़ता है। इसने कर नया बिजनेस आइडिया, 17 साल की उम्र में एक पिन बॉल गेम का बढ़िया बिजनेस आइडिया कर दिया इन्होंने। पिनबॉल गेम कैसा होता है, ये समझो जैसे इंडियन कंचे होते हैं ना, उसका पॉलिश्ड वर्जन। हाँ, वहां पे टेबल लगा दी, उसमें कंचा छेद में फेंकना रहता है, तो वो निकल पिनबॉल मशीन बोलते हैं उसको। इन्होंने $25 की मशीन ली, जाके नाई को समझाया कि मेरी बात समझ भाई, तेरा इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क प्रेपोजिशन, पैसा मेरा है, लगेगा, लोग आएंगे खेलेंगे और उनको मजा आएगा, तेरे पास ज्यादा लोग आएंगे, वेट करते वक्त वो खेलते रहेंगे। अच्छा, लोगों को अच्छा लगने लगा। हाँ, उसमें क्या सिस्टम था कि भाई 5 सेंट डालो और 20 बॉल मिलेंगी, आराम से खेलते रहो। नाई भी फ्री हो गया, बोला नहीं नहीं अभी तो किसी और के बाल काट ले, अभी तो मेरे कंचे चल रहे हैं भैया। वॉरेन बफे ने कहा कि नाई तेरे को पैसे नहीं लगाने। उससे क्या हुआ, जितने लोग थे उसी के यहाँ करके बाल कटाने आते थे, भैया इसी के बाल कटा लो है, क्योंकि यहाँ तो गेम खेलने को मिल जाएगा, वेटिंग नहीं करना पड़ता, बाकी जगह वेट करना पड़ता था। नाई को मजा आने लगा। धीरे धीरे इसने वॉशिंगटन डीसी में सारे के सारे सैलून के अंदर अपनी वो गेम इंस्टॉल करनी शुरू कर दी। $25 से बिजनेस चालू किया, रोज पैसा कमाया, रोज पैसा कमाया, और आने वाले समय में 1 साल के अंदर $1000 में बिजनेस को बेच दिया। $25 से $1000। उसके बाद इसको एक दादाजी की कहानी सुनाता हूं। इसके दादाजी ने भी इसको एक बार एक काम पे लगाया था कि आज अपने दोस्त को लेकर के सामान उठाने का, राशन की दुकान थी दादाजी की, इधर से उठा उधर रख, उधर से उठा इधर रख, तेरे को पैसे दे दूंगा। इसने कहा ठीक है दादाजी। हाँ, काम मिल गया। एक और काम में तेज था, बहुत मेहनत करके उठाया, हाथ सूज गए, थक गए, हाथ जम गए, बुरा हाल हो गया, इतना उठाया, इतना रखा। दादा ने 90 सेंट दे दिए, आधे आधे बांट लो। बोला $1 नहीं मिला, 90 सेंट। बहुत गुस्सा आया। इसने सोचा यार दादा बहुत तेज निकला, सही खेल गया यार, है, पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया और बाद में 90 सेंट दे दिया, ये कोई पैसा होता है।
उस दिन इसको समझ में आया कि मेरी बात सुनो भैया, हाँ, पहले ही स्पेसिफिक्स और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ही धंधा करना है किसी के साथ। जब नौकरी भी मांगने जाओ ना, उस दिन जिस दिन नौकरी मिलती है ना, तब नेगोशिएट कर लेना इंटरव्यू में। उस समय जितनी तनख्वाह तय हो गई, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। 1 साल तक तनख्वाह नहीं बढ़ती भैया फिर। तो बिग बार्गेनिंग लेवरेज इज ग्रेटेस्ट व्हेन यू बिगिन अ जॉब। उसके बाद कोई नहीं पूछता आपको। तो ये कहते हैं कि मैं अच्छा इन्वेस्टर इसलिए क्योंकि मैं अच्छा बिजनेसमैन हूं, और अच्छा बिजनेसमैन भी इसलिए क्योंकि मैं अच्छा इन्वेस्टर हूं। हाँ, रिस्क कहते हैं कि खत्म हो जाता है जब तुमको समझ में आ जाता है तुम कर क्या रहे हो। पहले समझ तो लो तुम कर क्या रहे हो। शेयर मार्केट में रिस्क तो उसको होता है जिसको पता ही नहीं वो पैसा कहां लगा रहा है। ये जीनियस नहीं है, केवल इतने जीनियस नहीं, जीनियस तो है ही, जनरस भी बहुत है। जनरस इतने हैं, कहते हैं कि भाई मेरी कमाई का 1% से ज्यादा मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा, ऐसा कुछ होने ही वाला नहीं। मैंने खाना वही $3 का ब्रेकफास्ट है जी, लेकिन वो 99% दूसरों को दे दिया, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। ये अपनी जिंदगी में $3 से ऊपर का ब्रेकफास्ट नहीं किया इन्होंने, और अपनी सारी की सारी चैरिटी लोगों को कमिट कर दी। $37 बिलियन ऑलरेडी दे चुके हैं। कोविड की जो आज वैक्सीनेशन आई है उसमें वॉरेन बफे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, उन्होंने बहुत डोनेशन किया है। ये अपने बच्चों को पूरा पैसा देने में बिलीव नहीं करते। ये कहते हैं कि भाई बच्चों को इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाओ, वो खुद ही कमा लेंगे। मैं अपने बच्चों को इतना तो देना चाहता हूं कि उनको लगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं देना चाहता कि उनको लगे कि अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी, जैसे अपने भारत रत्न रहता है, वहां प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम होता है भारत रत्न की तरह यूएस के अंदर, वो उनको बराक ओबामा ने दिया था। बराक ओबामा क्या बोलते हैं, भैया आप मेरी इंस्पिरेशन हो, और न केवल आप सबसे अमीर हो बल्कि आप सबसे एडमायर्ड और रिस्पेक्टेड भी हो। ये थोड़े लॉयल भी रहते हैं। एक और क्वालिटी बताऊं उनके कपड़ों के मामले में, कपड़े वही पहनते हैं जो एक बार पहन लिए। वैसे चाइना गए थे एक दफा, ये चाइना में वहां एक होटल में रुके हुए, और वहां पे ना एक मैडम ली हुआ करती थी, लोकल दर्जी थी, एक मशीन के साथ में घर में बैठ करके, आसपास किसान की बेटी थी, तब पैसे वाली नहीं थी। तो वो उसने देख लिया वॉरेन बफे को उसी होटल में जाते हुए, और वॉरेन बफे उसके लिए इंस्पिरेशन थे। किसी तरह से होटल के रिसेप्शन से फोन करा के अपने 2 आदमियों से उसने अपॉइंटमेंट ले लिया। वो 2 आदमी घंटी बजा के रूम में घुसे, जाते ही उसका नाप लेने लगे। ला भैया शर्ट का नाप दिखाओ, कोट का नाप दिखाओ, गर्दन देखो, चेस्ट देखो, हैं जी, पेट देखो कितना है। जितनी देर में वॉरेन बफे को समझ में आता, वो कहते हैं सूट का कलर सिलेक्ट कर लो जी। सिलेक्ट कर लिया। उसने कहा पैसे बताओ, इतने में वो लड़के चले गए। अगले दिन सुबह क्या जबरदस्त स्मार्ट सूट, एकदम बढ़िया स्टिचिंग का, पहुंच गया वॉरेन बफे के पास, और उससे पैसा भी नहीं लिया, उसको गिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो मैडम ली जो थी वो उसकी बड़ी फैन हुआ करती थी। तो इसने कहा कि भाई सूट बड़ा अच्छा है, ऐसा करो मेरे को 2 सूट और बना दो। मैडम ली ने 20 सूट उसको 3 दिन के बाद फिर से भेज दिए, और 20 के 20 सूट का 1 रुपया नहीं लिया। वॉरेन बफे बड़ा हैरान हो गया, बोला यार तुम पैसा नहीं ले रहे हो मुझसे। हाँ, लेकिन वॉरेन बफे ने उसको प्रमोट बहुत किया, इतना प्रमोट किया कि उनके दोस्त बिल गेट्स, उसके भी कपड़े आज मैडम ली बनाती हैं, और दुनिया भर के लोग कपड़े बनाती हैं। बर्कशायर हैथवे की जो एनुअल जनरल मीटिंग है वहां पे भी उनको इन्वाइट किया, और बड़ा उनको धन्यवाद किया। और अब वो दिन है और आज का दिन है, वही 20 सूट है उनके पास। वो पिछले 20 साल से वही 20 सूट अलग अलग दिन बदल के पहनते हैं। ये ऐसे आदमी हैं, अपनी आदतों के साथ लॉयल है, एक जैसा ही ब्रेकफास्ट खाते हैं, वही गाड़ी चलाते हैं, 50 साल से उसी घर में रहते हैं, वही 20 सूट पहनते हैं। यहां तक कि फोन भी उनके पास सैमसंग का वही फ्लिप वाला पुराना है। एप्पल में इनके काफी शेयर हैं, ये एप्पल के 5%, 5.5% के मालिक हैं। तो टिम कुक एप्पल का सीईओ, वो कहता है भैया मैं आता हूं तुम्हारे पास, तुम यार कम से कम हमारी कंपनी के मालिक को, एप्पल का फोन यूज करो। उनको एप्पल का फोन आईफोन 11 रिसेंटली दिया उनको, ये लो भैया आईफोन 11, इसको इस्तेमाल करो। वॉरेन बफे बोला ठीक है जी। उसमें उसने नया सिम डाल दिया, वो वाला चेंज नहीं किया, सैमसंग चल रहा है, वो नया सिम डाल दिया। टिम को कहता मैं सिखा दूंगा तुम्हें कैसे यूज करना है। बोला कोई जरूरत ही नहीं है, ये खाली फोन रिसीव करने के लिए रख लिया मैंने, इससे फोन कर लूंगा, रिसीव कर लूंगा, मैंने सीखना कुछ नहीं, इंटरनेट तो मैं वैसे नहीं चलाता। उसी तरीके से चलते हैं। लॉयल्टी कहते हैं कि एक्सपेंसिव गिफ्ट है, मैं जिसके साथ लॉयल हो जाता हूं उसका हो जाता हूं। डू नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। 91 के हो जाएंगे अभी अगस्त में, लेकिन एनर्जी ऐसी है उनके अंदर, है जी, बच्चों की तरह बातचीत करते, इतना एक्साइटेड रहते हैं हर समय। और किसी ने उनसे पूछा भैया आप इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हो, बर्गर भी खाते हो, आइसक्रीम भी खाते हो, 91 की उम्र में, 91 रनिंग चल रहा है। बिल गेट्स तो कहते हैं इनके पास 30 साल की उम्र के लड़के की शार्पनेस है, 10 साल के लड़के की उम्र की मुस्कुराहट, ऐसा मिस्चीवियस स्माइल है, और 6 साल के बच्चे की खाने पीने की आदतें हैं। हाँ, ये क्या कहते हैं, 6 साल के बच्चे का डेथ रेट सबसे कम है, तो उसी की तरह खाओ, मजे मारो, कोई दिक्कत नहीं, मेंटली एकदम फिट, और रोज आधा घंटा वर्कआउट पक्का करना है इनको। बिल गेट्स के साथ बड़ी दोस्ती हो गई इनकी। वो उसकी तो बड़ी जबरदस्त कहानी है। बिल गेट्स की जो माँ थी ना, मैरी गेट्स ने अपने घर पे एक इवेंट रखा था, उस घर में किसी को बुलाया, तो उसने फोन पे बोल दिया मेरा दोस्त है वॉरेन बफे, उसको लेके आ रहा हूं। मैरी ने बोला ठीक है ले आओ, कोई बात नहीं। अच्छा, दोस्त लगा हुआ था वॉरेन बफे को समझाने में, तुझे बिल गेट्स से मिलवाऊंगा। वो बोला यार बिल गेट्स आईटी का आदमी, इससे कौन बात करेगा। अच्छा, मां लगी हुई इधर, तुझे वॉरेन बफे से मिलवाऊंगी। वो कह रहा है यार ये तो खाली पी रेशियो डिस्कस करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करेगा, मैं आईटी का हूं, हमारी बनेगी नहीं, ये दोनों एकदम अलग आदमी है।
अच्छा, वो दोनों लगे हुए नहीं, मिलवाते हैं। हुआ ये कि जब ये मिले तो पहला ऐसा क्वेश्चन किया उनको वॉरेन बफे ने, बोला भाई बिल एक बात बता, तेरे को नई आईटी कंपनी बना के दूं अगर, और तेरी माइक्रोसॉफ्ट खत्म, तो नई कंपनी कैसे स्टार्ट करेगा? तुझे अगर मैं किसी देश में कंपनी बनाने को दूं तो तू कैसे बनाएगा? इस कंपनी के बारे में तेरा क्या विचार? वहां उन्होंने पूछा भाई तुम्हारी फेवरेट किताब, फेवरेट अखबार, फेवरेट ऑथर, फेवरेट आर्टिकल्स कौन से हैं? इतना मजा आया, आधे घंटे की मीटिंग थी, 10 घंटे चलती रही। एक दूसरे के साथ उन्होंने खूब बात करी, अलग अलग क्वेश्चंस किए, खूब डिस्कशंस हुए। उसके बाद तो फिर ये ताश के दोस्त भी हो गए, शॉपिंग के दोस्त भी हो गए, रेस्टोरेंट में खाना खाने के दोस्त भी हो गए। इनफैक्ट बिल गेट्स के मोबाइल में केवल 2 ही स्पीड डायल के नंबर, एक मेलिंडा गेट उसकी वाइफ का और एक वॉरेन बफे का। ऐसा एक दिन नहीं गया आज तक जब तक इन दोनों ने बात नहीं करी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके साथ उठते बैठते हो। ये कहते हैं कि वॉरेन बफे ने मुझको 2 चीजों में बड़ी हेल्प करी। पहली चीज क्या है कि लाइफ टाइम लर्निंग, और दूसरी है लाइफ टाइम लाफिंग। बोला इससे ज्यादा मैं दुनिया में कभी नहीं कर सकता था। कहते हैं कि पिकअप योर associate whose behavior is better than you, and then that will give you a drift in your direction of life. Tell me who your heroes are. तेरा हीरो कौन है? दोस्त तुझसे भी पूछ रहा हूं, तेरा हीरो कौन है? And I'll tell you who you'll turn out to become. तू बनेगा किसके जैसा आज ही पता चल जाएगा। वॉरेन बफे के ना गुरु भी थे जिनसे ये बड़ा सीखा करते थे, बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम जो थे कोलंबिया के प्रोफेसर थे। ये इन्होंने वॉर्टन छोड़ के कोलंबिया ज्वाइन किया क्योंकि बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़ी मास्टरी थी। बेंजामिन ग्राहम एक बड़े स्ट्रिक्ट टीचर भी हुआ करते थे जो इन्वेस्टमेंट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में सिखाते थे। और बफे केवल एकमात्र ऐसे स्टूडेंट थे जिसको A+ रेटिंग। बेंजामिन ग्राहम की सारी क्लास को बहुत ध्यान से अटेंड करते थे। ऐसे एकलव्य शिष्य दूर से सीखते थे। बाद में बेंजामिन ग्राहम के घर गए, उनको बोले मैं आपके लिए नौकरी करना चाहता हूं। तो बेंजामिन ग्राहम ने बोला नहीं नहीं, तुमको नहीं रखूंगा, तुम बहुत जीनियस हो, तुमको नहीं रख, मैं ऐसे लड़कों को रखता हूं, ज्यूइश लड़कों को रखता हूं जिनको कोई नौकरी नहीं देता, ताकि मेरे साथ टिक के काम कर सके। बोला मैं टिक के काम करूंगा? नहीं ना, बाहर बाहर, तेरे को नहीं रखूंगा। ठीक है, फ्री में रख लो, फ्री में नौकरी करो ना, बोल दिया ना बाहर, तेरे को तो बिल्कुल नहीं रखूंगा। बेंजामिन ग्राहम इनके गुरु, उन्होंने इनको रखा नहीं। बड़ा परेशान हुए। वॉरेन बफे पीछे पड़े रहे। कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आया कि बेंजामिन ग्राहम मान गए, बोले चल ठीक है आ जा। और ये वहां से फिर न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए। वहां आए, न्यूयॉर्क में आकर के बेंजामिन ग्राहम के साथ में काम करने लगे। सारे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट पढ़ना, S&P की रिपोर्ट्स पढ़ना, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढना, P&L को समझना, कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना। जब जिस समय यंग लड़के प्ले बॉय मैगजीन है जी, जहां पे आप देखते हैं कई देवियों के चित्र होते हैं अलग अलग प्रकार के, जिसमें वो कम कपड़े पहन के रखती है, उनके चित्र देखते थे। ये उस समय बैलेंस शीट देखा करते थे। ऐसे भयंकर फोकस्ड आदमी थे। बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफे की जोड़ी ने कमाल कर दिया। वॉरेन बफे खूब सीख रहे थे, लेकिन फिर एक ऐसा समय आया कि वॉरेन बफे और बेंजामिन ग्राहम की थ्योरीज में फर्क आ गया। बड़ा फर्क था। बेंजामिन ग्राहम क्या कहते हैं कि भाई ये खाली बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट देखो, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, बहुत है, इससे समझ में आ जाए कंपनी चल रही है कि नहीं चल रही, चलेगी कि नहीं चलेगी। ये बोले नहीं नहीं, वो क्वांटिटेटिव है, वो नंबर है, मेरे को मैन पावर भी देखनी है, मुझे लीडरशिप भी देखनी है। वॉरेन बफे मानते थे केवल हमारे को परफॉर्मिंग बिजनेस नहीं देखना है, हमें क्वालिटी बिजनेस देखना है जो आगे तक चलेगा। आज चल रहा है मतलब ये नहीं कि आगे चलेगा। बात समझना, शेयर मार्केट के पावरफुल प्रिंसिपल देने वाला भाई वॉरेन बफे का वीडियो है। मेरे वीडियो बाकियों की तरह तो होते नहीं, गेम चेंजिंग है, क्योंकि यहां बेंजामिन ग्राहम बोलते थे क्वांटिटेटिव मेथड और नंबर चेक कर लो, क्वांटिटी नंबर, क्वांटिटेटिव मेथड नंबर, नंबर समझ लो, समझ आ जाए कंपनी चलेगी। ये बोले ना ना ना, क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव अप्रोच। उनकी मैन पावर कैसी है, धंधा कैसा है, कंपटीशन कैसा है, लोकेशन कैसी है, कंपनी में जाओ, लीडरशिप से मिलके आओ, बिजनेस मॉडल देखो, इकोनॉमिक मोट देखो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखो, मोटा मोटा। बफे कहते थे भाई कंपनी चलती कैसी है, अंदर घुसो, उसकी लीडरशिप देखो, ईमानदार है कि नहीं। ये कहते थे नहीं नहीं भैया खाली नंबर देखना है। यहां पे इनके झगड़े बढ़ने लगे। और बात वो सही है कि वॉरेन बफे आगे चल के बहुत सफल हुए। जब इनकी बनी नहीं अपने गुरु से तो छोड़ करके ओमाहा वापस आ गए। ओमाहा में आके इन्होंने मकान लिया, फिर वही आज 50 साल पुराना मकान, आज तक वहीं रहते हैं। और यही इन्वेस्टमेंट के इनके सीक्रेट है। सीखना चाहते हो? अगला वीडियो में बताऊं, अभी बताऊं, अभी बता दूं तो इनके इन्वेस्टमेंट सीक्रेट पकड़ो फटाफट। इनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफीज क्या है? इनका कहना है कि फेयर कंपनी को बढ़िया सस्ते प्राइस पे लेने से अच्छा है कि किसी बढ़िया कंपनी को फेयर प्राइस पे लो। इनका मानना है भाई कंपनी में दम होना चाहिए ताकि उसके साथ चिपके रह सको, लंबा चलनी चाहिए कंपनी। तो उसकी रिसर्च करना सीख गए, उस पर इन्होंने काम किया। उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पढ़ो, लेकिन उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल्स को भी जाकर के सुनो, उनकी मैनेजमेंट को देखो, और फिर बाद में प्राइस आएगा। इनका कहना क्या है कि पहले ये देखो कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक मोट है कि नहीं है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है इसकी। इकोनॉमिक मोट का मतलब जानते हो ना, एक वीडियो में बताया मैंने,
क्विकली समझाया तुम, जैसे पुराने समय में राजा महाराजाओं के महल होते थे, उस महल के आसपास बड़ी खाई खोद देते थे ताकि कोई दूसरा आदमी आए और अटैक करने लगे तो खाई में गिर जाए। हाँ, ऐसे नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। नीरव भाई ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन मैं चैट बॉक्स में आपका जवाब चाहता हूं। क्या करें, 9 बज चुके हैं। 9 बजे मुझे नीरव भाई के साथ बात करनी थी, तो नीरव भाई से बात शुरू करें या केवल चंद मिनट का वीडियो रह गया है, 3 मिनट का वीडियो रह गया है, 3 मिनट का और वीडियो चला जाए। नीरव भाई क्या कहते हो आप यस सर, वीडियो वीडियो फिनिश कर रहे थे क्योंकि लास्ट में बहुत ही एक्साइटमेंट वाला चीज है। और आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो का पूरा क्रेडिट अगर जाता है तो नीरव भाई को जाता है। नीरव भाई का ये आइडिया था कि क्यों ना सर लोग बाहर आकर वेट करते रहे, इधर उधर देखते रहे, उधर उधर की बातें करें, उसकी जगह क्यों ना हम लोग कुछ अच्छा वाला वीडियो उनको सुनाए। और ये वीडियो भी नीरव भाई ने ही सजेस्ट किया था, तो थैंक यू नीरव भाई। ये यस सर, वेलकम सर। सफल आईबीसी जो आरईसी मेंबर कैसे बनते हैं, ये उनकी सोच है। ये उनकी सोच का एक पहला नमूना आपने देखा। अब आगे ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद नीरव भाई से बात करते हैं। बड़ी श्योर बड़ी सर। कंपनीज कुछ ना कुछ ऐसी चीज अपने पास एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखती हैं कि दूसरा कॉपी करने लगे तो खाई में गिर जाए, तो कोई दूसरी कंपनी मेरे को कॉपी ना कर पाए। तो ये कंपनी में ढूंढते थे कि ऐसी कोई चीज हो जो लंबे समय तक केवल इसके पास रहने वाली हो, तो उसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो लंबे समय तक चलेंगे। तो ये, और बाद में जाके प्राइस देखते थे, कहते प्राइस पहले नहीं देखूंगा, पहले देखो कंपनी में दम है, फिर प्राइस कोशिश करेंगे कि सस्ते से सस्ता मिल जाए। कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए उसका रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5-10 साल का जाके देखेंगे, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखेंगे कि भाई कंसिस्टेंटली कॉम्पिटिटर के मुकाबले ये कैसा परफॉर्म कर रही है। बहुत ज्यादा महंगी कंपनी खरीदने में बिलीव नहीं करते रहे, लेकिन एक्सीलेंट कंपनी वो उनका पहला रूल था। कंपनी जो फंडामेंटली चीपर हो अपनी वर्थ से। और उसके बाद क्या है, ये कहते हैं कि भाई गैम्बलिंग तुम्हें करनी नहीं है, क्योंकि गैम्बलिंग से लॉस होएगा ही होएगा। इन्फॉर्म्ड रहो अपने डिसीजन में, सीखो, अपना होमवर्क करके चलो। कंपनी पे कर्जा तो नहीं है कहीं, कर्जे को जरूर चेक करते हैं। हाँ, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर कोई आदमी बुद्धिमान ना, स्मार्ट है, तो बिना कर्जा लिए भी बिजनेस कर जाएगा। ये प्रिंसिपल मैंने भी बड़ा बिजनेस में सीखा। आज तक हमने 1 रुपए का कर्जा नहीं लिया, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएशन और रेवेन्यूज कंटिन्यूसली ग्रो किए, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत मजबूत रखे हमने बड़ा बिजनेस के अंदर। इसीलिए आज हमारे आईबीसीज भी बहुत ग्रो कर रहे हैं, और यही मैं सारे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी सिखाता हूं, हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। इसकी बात बाद में करेंगे। ये कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं। 2 बातें हैं, एक, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, इसका मतलब कंपनी बढ़िया है। लेकिन दूसरा, अगर प्रॉफिट मार्जिन हर साल बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी के ऑपरेशंस और खर्चों पे बड़ा कंट्रोल भी रखा हुआ है। ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी वाली ऐसी कंपनी ले लो जिसके साथ टिके रहो। 20% कम से कम ग्रोथ देनी चाहिए स्टेबल तरीके से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी देखो, एनालाइज करो, उसके सारे के सारे करंट और पास्ट परफॉर्मेंस को पहले पूरा झांक लो। इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल इन मेकिंग द रफ एस्टिमेट कि कितना कमा के देगी, तो उसको खरीदना भी मत। इनकी आदत भी ऐसी है कि ये डीप डाइव करेंगे उसकी वैल्यूएशन में। तभी तो रोज 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, 500 पेज रोज पढ़ते हैं। वॉरेन बफे, तो मैंने सक्सेस हैबिट्स ऑफ बिलियनियर के वीडियो में बताया था, वॉरेन बफे से ज्यादा लर्निंग किसी ने नहीं किया। पूरी दुनिया इनको अपना गुरु मानती है इस मामले में कि ये सीख सीख के आगे बढ़े, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था। ये कहते हैं कि अगर बिजनेस अच्छा रहेगा ना, तो स्टॉक अपने आप चलेगा, उसका प्राइस अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ऐसे खरीदो स्टॉक को जैसे अपना मकान खरीद रहे हो, जैसे किसी के साथ शादी करने वाले हो। जब आप शादी कर लेते हो तो रोज रोज शादी तोड़ते नहीं, रोज रोज नहीं तोड़ते। तो ऐसे ही कहते हैं कि रोज रोज स्टॉक नहीं बदलना चाहिए। इनको प्रेम है इस काम से। और ये स्टीव जॉब्स की तरह ये भी ये बोलते हैं, सक्सेस कम्स टू दोज हु लव डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। और ये एक बात और है कि कहते हैं कि बार बार स्टॉक अगर बेचोगे ना, जल्दी जल्दी खरीदोगे बेचोगे, तो उसके ऊपर टैक्स भी आपको देना पड़ जाएगा, उसकी ट्रेडिंग कमीशन भी देनी पड़ेंगी, तो उस पर भी पैसा बचाना चाहिए। और अगर आप किसी स्टॉक को खरीदने में 10 साल के लिए, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो स्टॉक को खरीदने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट भी ऐसे स्टॉक को रखना मत। कॉलिंग समवन हु डज दिस ट्रेडिंग एवरी डे, जो रोज रोज करता हो और कहता हो कि हाँ जी मैं तो ट्रेडर हूं, बढ़िया इन्वेस्टर हूं, तो कहता है ऐसे ही है जैसे हर बार नई लड़की के साथ रात को सोएगा और अपने आप को कहता है कि मैं बड़ा रोमांटिक हूं। ये तो रोमांटिक नहीं है, तो सेक्स एडिक्ट है। हाँ, ऐसे ही जो रोज रोज शेयर मार्केट में खरीदता बेचता है, हाँ, वो क्या है, वो इन्वेस्टर नहीं है, वो एक नॉर्मल रूटीन ट्रेडर है। नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। एक बार समझ लो बिजनेस को, इसके कई प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको भी सीखने चाहिए। हाँ, तभी आप एक बढ़िया पावरफुल इन्वेस्टर बन सकते हो। ये सीखना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट इन अ नंबर ऑफ मीडियोकर बिजनेस नहीं चाहिए है, क्योंकि वो फिर आपकी क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स की को डाइल्यूट कर देगा, क्योंकि पैसा तो आपके पास लिमिटेड है। ये कहते हैं मैं हजारों कंपनीज को पहले एनालाइज कर लेता हूं,
और उसके बाद फिर जाकर के बढ़िया से चूज करके इन्वेस्ट करता हूं। क्यों? इनका रूल क्या है? रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, और रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ, ये इनकी खास बात क्या है, आप समझ लीजिए कि 500 पेज पढ़ने का जो इनका सिस्टम है रोज का, द मोर यू लर्न मोर यू अर्न, ये प्रिंसिपल है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक इज इन्वेस्टमेंट ऑन योर ओन सेल्फ, ये वॉरेन बफे का कोट है। हमने भी इसीलिए एक नया कॉम्बो तैयार किया आपके लिए। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो मतलब आपका इन्वेस्टमेंट में, ग्रोथ में, पैसा कमाने में, पैसिव इनकम में इंटरेस्ट है। तो हमने कुछ नए कोर्सेज जो लॉन्च किए थे उसका इंट्रोडक्शन जल्दी दे देता हूं आपको। गोल्ड बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, डेट मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल, पैसिव इनकम, एंजल इन्वेस्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि 7 प्रकार के फाइनेंशियल रिस्क होते हैं। इसका कॉम्बो हमने सारे कोर्सेज अवेलेबल कर दिए। आज 40 से ज्यादा कोर्सेज लॉन्च कर चुके हैं। हर महीने 10 नए कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप आईबीसी हैं, ये सारे कोर्सेज फ्री हैं। अगर आप लाइफ टाइम मेंबर हैं, ये सारे कोर्सेज फ्री हैं। अगर आप ये नहीं हैं तो ये बोर्ड लाइन नंबर है। आप फोन करके पता करिए आपके बिजनेस में, अगर आप रिटेलर हैं तो कौन से नए कोर्स आपको काम आएंगे, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं कौन से काम आएंगे, स्टार्टअप है तो कौन से। हर एक एरिया के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए देश के सारे बिलियनियर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर के आपके लर्निंग प्रोग्राम बना दिए और इतना कॉस्ट इफेक्टिव कर दिया कि गेम चेंजर। बोर्ड लाइन नंबर, इस नंबर को सेव कर लो, कभी भी काम आएगा। आपका लाइफ लाइन है, केवल बोर्ड लाइन नहीं है। तो लाइक करके उत्साह बढ़ाइए ना यार। फ्री में इतने पावरफुल वीडियोस देते हैं, एक के बाद एक देते जा रहे हैं। मेरा समय जाता है इसके अंदर, फ्री में कंटेंट दे रहा हूं। कंटेंट सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। पता है ना, कोई नहीं है टक्कर में, पड़े हो किस चक्कर में। विनम्रता के साथ आप सबका हाथ जोड़ के मुस्कुराहट से बहुत बहुत धन्यवाद। तो हीरो भाई नमस्कार, वंदे मातरम के साथ आज सुबह की शुरुआत आपके साथ। आज यस आपसे बात करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर, वो आप दूसरा वीडियो कोई चालू हो गया आपके बड़े बड़े बैकग्राउंड मकान, ये किस तरह लग्जरी मैंने तो गाड़ियां, बंद कर दिया था। प्राइवेट जेट, में। पीछे नहीं, वो बैकग्राउंड में आवाज वॉइस आ रही बोलते बिलियनियर ना, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, सोशल पावर। है। ओके डन। से जो है कट करना पड़ेगा। इसको काम क्या करूं सर, कैसे करूं इसको? यहाँ से देखो, मैं आप लोगों से सीखता रहता हूँ। मेरे भाई, एक्चुअली में मैं बहुत किस्मत वाला, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले और अच्छे लोग मेरे इर्द गिर्द रहते हैं। जैसे कि आज सर आपसे बात करने का मौका मिलता है। हमारा एबीसी मैनेजर सौरभ नामदेव जी जो है, ये टेक्नोलॉजी का जो मामला आता है ना, तो मेरे को किसी न किसी की मदद लेनी पड़ती है। तो मैंने सौरभ भाई को बोला कि सौरभ भाई आज नीरव भाई से बात करनी है, आप सपोर्ट करोगे? तो उन्होंने बोला ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। स्पेशली थैंक टू सनी सर एंड सौरभ भाई। तो लोग रेडी रह जाते हैं, आप जैसे लोगों के साथ रहता है। तो नीरव भाई, आप एक आम इंसान से खास इंसान बन चुके हो, एक आम आईबीसी से एक खास आईबीसी बन चुके हो, क्योंकि पूरे देश के अंदर आज 12-15 हजार से ज्यादा आईबीसी है और 12-15 हजार आईबीसी में से गिने चुने चंद 50 आईबीसी रॉयल एलिट क्लब के मेंबर बन के डॉक्टर विक बिंद्रा के फार्म हाउस पे आपको इनविटेशन मिला, आपको बुलाया, बिंद्रा साहब ने आपको अवार्ड दिया, आपके साथ डांस किया, आपको ये सम्मान मिला। वहाँ की 5 स्टार होटल के राउंड टेबल के ऊपर आप बैठे थे और पैन इंडिया के सारे चैनल पार्टनर की नजर आप पे थी। तो ये सारी की सारी जर्नी की हम लोग आपसे जो शुरुआत हुई इसकी हम लोग बात करेंगे। यस सर। सबसे पहले कुछ बात हम लोग शुरू करें, उससे पहले मैं आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप किस फील्ड से हो, उसके बारे में जरा कुछ मैं जानना चाहूंगा। तो उस विषय में कुछ आप बताएंगे? यस यस डेफिनेटली। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए आज शेयर करवाया। और सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे यहाँ पे सुनने के लिए आए। और मैं आज जो भी शेयर करने वाला हूँ बहुत ही बेस्ट वैल्यू शेयर करने वाला हूँ, और जो मेरी रियल लाइफ की जो सिचुएशन है वही सारी मैं शेयर करूंगा। अगर मेरे एजुकेशन की मैं बात करूं तो 12th के बाद मैंने हायर डिप्लोमा ज्वेलरी डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का 3 साल का प्रोग्राम किया था, सर्टिफाइड कोर्स था। वो करने के बाद मैंने ज्वेलरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैंने 4 साल तक जॉब किया था। तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी आती है। जब मेरी बात करूं तो मुझे जब ये पता चला तो मैं शॉक हो गया था कि हाँ, शोरूम तो हमने देखे लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कभी नहीं देखा है।
तो जब मैं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, जॉब स्टार्ट किया, तो पहले 3 महीने तो मेरी कोई सैलरी मुझे मिली ही नहीं थी। फिर 1800 रुपए पर मंथ से 2010 में मैंने पहली सैलरी इनकम पाई थी और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। साढ़े 4 साल मैंने ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में देने के बाद 5 साल तक मैंने डी बियर्स ग्रुप में काम किया। डी बियर्स ग्रुप यानी कि पूरे वर्ल्ड का डायमंड जो वर्ल्ड अपना ज़मीन से जो डायमंड निकालते हैं, माइनिंग्स करते हैं, तो उसकी टॉप की कंपनी से डी बियर्स। तो उसकी लैबोरेटरी हमारे सूरत में भी है, तो वहाँ पे मैंने 5 साल तक अपनी सर्विस दी। फिर उसके बाद मैंने खुद का स्टार्टअप का सोचा और स्टार्टअप शुरू किया। 2020 जनवरी में मैंने स्टार्टअप अपना शुरू किया ज्वेलरी का। लेकिन कोविड में बहुत गंभीर परिस्थिति आ चुकी थी, आप सबको पता ही है। तो कोविड का मैंने एक यूटिलाइज़ किया, ये सिचुएशन तो टफ थी, लेकिन वो सिचुएशन में मैं बेस्ट क्या कर सकूँ, वो मैं सोचने लगा। फिर इस टाइम पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का मैंने सोचा कि चलो अभी डिजिटल मार्केटिंग वैसे भी चलने वाला है, तो हम कर लेते हैं। तो मैंने वहाँ पे 15,000 का एफ़िलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम एक परचेज़ किया। आप सब लोग में से बहुत सारे लोगों को एफ़िलिएट मार्केटिंग के बारे में शायद पता होगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग मैंने सीखा, साथ-साथ में मैंने बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर का जो ₹1000 का, ₹1500 का जो फेसबुक ऐड कैसे कैंपेन चलाते हैं, उसका अलग-अलग जो कोर्सेज़ थे, वो सारे कोर्सेज़ मैंने लेके सीखना स्टार्ट किया। ये जो आईबीसी की अपॉर्च्युनिटी है आई हाँ जी, सर। आपने ये बताया कि मैंने बहुत सारे कोर्सेज लेकर मैंने सीखना शुरू किया। तो अब तक यस। आपने बहुत लोगों के कोर्सेज कर चुके हो, हाँ तो जी। बहुत सारे लोगों के आप कोर्स कर चुके हो, तो आपसे यस। अच्छा कोई नहीं बता पाएगा कि और लोगों के आपने कोर्स किए और बड़ा बिजनेस के कंटेंट लेकर वहां से आप सीख रहे हो। कौन सा कंटेंट तटस्थता से बताना, कौन सा कंटेंट आपको यस। बेस्ट लगा? यस, डेफिनिटली मैंने साहिल खन्ना करके जो डिजिटल मार्केटर है इंडी एक्चुअल, उनका भी मैंने लिया हुआ है, रॉय डिजिटल का भी लिया हुआ है। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो प्रांजल कामरा का भी मैंने 12,000 या 10,000 का मैंने प्रोग्राम लिया हुआ है। तो ये सारे लिए हैं, लेकिन जब ये प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि बड़ा बिज़नेस के जो भी प्रोग्राम है, जो भी कोर्सेज़ है, आपको मैसिव एक्शन प्लान के साथ मिलते हो और बहुत ही गहराई में सारी चीज़ें मिलती है। स्टॉक मार्केट का जो प्रांजल कामरा जी का मैंने प्रोग्राम लिया था, वो पूरा थियोरिकल था। मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पे वैल्यू था, लेकिन वो हम इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते जब पूरा थियोरी हमारे सामने आ जाता है। लेकिन ब बड़ा बिज़नेस का स्टॉक मार्केट है, वो पूरा हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देता है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, सुनना समझ बहुत मुश्किल है। कोई मुझे कन्फर्म कर देगा मेरी वॉइस सही आ रही है सबको? नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। शायद ओके सर। नेटवर्क या इंस्ट्रूमेंट में कहीं प्रॉब्लम ना हो। या ओके, ओके, थैंक यू सर। हाँ, बस यही बोल रहा था कि स्टॉक मार्केट की अगर बात करूँ तो मुझे बड़ा बिज़नेस का स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छा लगा और डिजिटल मार्केटिंग तो वाक़ई में एक्सीलेंट कोर्स है। बड़ा बिज़नेस का डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1 जो फ्री एडवर्टाइज़िंग कैसे करना है, पार्ट 2 जो पेड एडवर्टाइज़िंग कैसे करना है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा बड़ा बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म में ये सारी चीज़ें समझाई गई है। तो यस सनी सर, मैं यही बोलना चाहूँगा कि इतनी कम पैसे में इतनी ज़बरदस्त वैल्यू नहीं कोई दे सकता, क्योंकि आप एक बार सोचो, मैंने जो अलग-अलग करके स्टॉक मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग जो सारे प्रोग्राम लिए, कम से कम 40-50 हज़ार के प्रोग्राम हो गए थे और यहाँ पे 50,000 में तो पूरा समुद्र मिल रहा है। कोई भी सेक्टर में आगे बढ़ना है, बढ़ जाओ। तो आपने जो है एक डायमंड मर्चेंट, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर से आपने वो सीखा, वहां से आपने शुरुआत की। बिंद्रा साहब के परिचय में कैसे आए? फेसबुक से आए, इंस्टाग्राम से आए, यूट्यूब से आए? ये नहीं, यस डेफिनिटली मैं बहुत टाइम से बिंद्रा जी को फॉलो कर ही रहा था। तो सबसे पहले सीपी की अपॉर्च्युनिटी आई थी, जो अनाउंस हुआ था कि चैनल पार्टनर। फिर मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ करीबन मैंने इंक्वायरी भी की थी, करीबन 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट था। तो 36। हाँ, कुछ ऐसा ही, तो मैंने अभी सोचा कि चलो अभी वो नहीं करना है। फिर 2020 जनवरी में आईबीसी की अपॉर्च्युनिटी आई। तब मैंने देखा कि 1.5 लाख रुपए, लेकिन वो भी मेरे लिए मुश्किल थे क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना स्टार्टअप में पैसे डाल दिए थे ज्वेलरी में। तो वो मेरे लिए मुश्किल हो गया था। फिर स्टार्टअप तो बंद ही हो चुका था ऑलमोस्ट कोविड की वजह से। फिर अगस्त महीने में जब वापस अनाउंस हुआ 3.0 आईबीसी 77,880 में, तब मैंने पकड़ लिया, अब नहीं जाने देना है। तो तो मैंने आपको पकड़ लिया था। कैसे मालूम था? हाँ, मुझे जनवरी से जब जॉइन हुआ था तब से ही मालूम था। अगस्त 19 में डॉक्टर बिंदा ने आईबीसी मॉडल लॉन्च किया था, यस, लेकिन आपको जनवरी में पता चला। पता चला। जनवरी से अगस्त तक आपने नहीं किया। क्या आपको लगता है कि जनवरी से अगस्त तक आपने आईबीसी की, आपको मालूम था कि आईबीसी की तरह आप ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आपको लगता है
कि जनवरी से अगस्त 8 महीने में आपने लॉस किया हो, ऐसा लगता है? यस डेफिनेटली मैं आज जब भी लोगों के साथ बात करता हूँ तो मैं ये मेरा जो मेरा लॉस हुआ है मैं उनको बताता हूँ कि अगर मैं 1.5 लाख रुपए उस टाइम पे मैंने इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज जो मैं जितनी भी अर्निंग है उससे मैं डबल अर्निंग या ट्रिपल अर्निंग कर चुका होता। तो ये 8 महीने का डेफिनेटली वो मैं अपनी लॉस एक्सेप्ट करता हूँ और दूसरा जो मेरा स्टार्टअप था ज्वेलरी का उसमें जो भी मुझे लॉस हुआ था वो भी मैं नहीं होने देता। अगर ये सारी चीज़ मुझे पहले से मेरे पास आ गई होती तो डेफिनेटली मैं लॉस तो कर ही चुका हूँ इतना लेट जॉइन करके। तो यही मेरे जो क्लाइंट बनने वाला है उसको भी मैं समझाता हूँ कि आपको भी 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद अफ़सोस होगा कि शायद मैंने जल्दी जॉइन कर लिया होता। तो नीरव भाई, आप जो है आपने ज्वाइनिंग जो की थी, मैंने सुना था आपके गुरु है जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया था, नीलेश भाई देसाई। नीलेश भाई देसाई यस। तो बहुत सारे आईडीसी जो होते, किसी न किसी से वो ज्वाइन होते, कोई आईडीसी से ज्वाइन होता है, कोई आईडीसी हेड ऑफिस से ज्वाइन होता है, कोई आईडीसी सीधे सीपी ऑफिस से ज्वाइन होता है। ज्वाइन होने के बाद काफी आईडीसी ये कहते हैं कि भाई हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आपको सपोर्ट मिला था या नहीं मिला था, या आपने सपोर्ट के लिए किसी ने बोला हो और सपोर्ट नहीं मिला हो, तो फिर उसमें से आप किस तरह खुद को सफल बनाते गए और सफल बनाकर इस जर्नी पर, क्योंकि देश के आज 12,000 आईबीसी है, 12,000 से अधिक है, और उनमें से केवल यस चंद लोगों को, 50 लोगों को ही बुलाया था, और 50 लोगों की 12,000 के अंदर कंपटीशन थी। तो क्या कुछ शुरुआत के बारे में बताएंगे, नीलेश भाई ने क्या सपोर्ट यस किया, ऑफिस ने, एचओ ने? यस यस डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं सेल्स बैकग्राउंड से नहीं था। तो मुझे जब मैं जॉइन हुआ तो मेरे लिए बहुत ही दिक्कत पैदा हो रही थी कि कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है। फिर नीलेश भाई देसाई जो अलोहा जो सेंटर चलाते हैं, जो अकाबस वो सारी जो चीज़ें आती है, तो वो उनके साथ ही मैं जुड़ा था और मैं एक ऐसा बंदा था जो मैं सामने से गया था। आईबीसी के बारे में मैंने पूरा पता लगा लिया था, नीलेश भाई को यही बोला कि मुझे बनना है, कब पेमेंट करूँ? नीलेश भाई ने बोला कि आज कर दे। मैंने बोला ठीक है, कल कर देता हूँ। तो 8 अगस्त 2:07 को मैंने उसको पेमेंट किया था। फिर बहुत सारी तकलीफ आ रही थी लेकिन धीरे-धीरे वो चीज़ों को समझते गया। सीपी के थ्रू मदद लेते गया कि क्या करना है, कैसे करना है। सीपी ने मुझे बोला कि आप काम करो, पहले प्रोडक्ट के बारे में जान लो, फिर कॉलिंग स्टार्ट करो। लेकिन वो मुझे इतना सही नहीं लगा। फिर मैंने नीलेश भाई को पूछा क्या करना चाहिए? नीलेश भाई ने भी वही बोला कि मैं अभी वेबिनार ले रहा हूँ, तो आप भी वेबिनार लेना स्टार्ट करो, लोगों को समझाने की शुरुआत करो। तो सबसे पहला वेबिनार मैंने 1 महीने बाद लिया था, जब 4 लोग मेरे वहाँ पे क्लाइंट आए थे और साथ में परेश भाई भी थे, नीलेश भाई खुद थे, यानी कि हम 4-5 लोग ही थे वहाँ पे। तो मैंने वो वेबिनार लेना स्टार्ट किया था, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा था। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो थोड़े पसीने छूट गए थे, वो सारी कॉमन चीज़ थी। फिर जाके बहुत सारे बड़े अच्छे-अच्छे आईबीसी ब्रिजेश भाई से मैंने बात की हुई थी, भाभी मैडम से बात की हुई थी, तो ये जो टॉप के आईबीसी थे, वहाँ से मुझे थोड़ा-थोड़ा गाइडेंस मिलता गया। ब्रिजेश भाई ने मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बोली थी, जब मैं स्टार्टिंग में अपसेट हो गया था, कि यार ब्रिजेश भाई कोई नहीं हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं। ब्रिजेश भाई ने ये बोला था कि हमारा काम क्या है, कस्टमर को अच्छे से अच्छी वैल्यू देना। अभी कस्टमर का काम है कि वो हमारे साथ जुड़े या ना जुड़े। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हम खुद सोच लेते हैं कि हमें तो इसको जुड़ाना ही हमारे साथ, उसको तो बनाना ही ये है वो, तो वहाँ पे हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। वो चीज़ नहीं करनी है। तो वहाँ से मुझे बहुत ऐसे हेल्प मिल गई थी। एचओ से आपको क्या मदद मिली थी? आपके सीपी ऑफिस से आपने क्या मदद की अपेक्षा रखी थी? क्योंकि आप जहाँ पे गए हो, तो मैंने ये सुना है कि आप खुद के दम पर गए हो, खुद के बलबूते पर गए हो। अम, आपका बड़प्पन है, आप औरों को क्रेडिट देते हो, लेकिन आप किसी के भी सपोर्ट के बिना आप वहां तक पहुंचे हो। तो आप अकेले कैसे वहां तक पहुंच पाए? क्योंकि आपको ना तो कोई टेली कॉलिंग ठीक से सिखाने वाला था, आपका कोई गुरु नहीं था, आपको वन टू वन बिजनेस मीटिंग का आपको एक्सपीरियंस नहीं था, केवल यस, परेश सर का आपको सपोर्ट था। यस परेश सर का डेफिनिटली सपोर्ट था। मैं सीपी ऑफिस गया था। पहले 15-20 दिन तो मैं घर पे ही था, तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि आप कैसे क्या बिजनेस करना है। थे और आप तरुण भाई को जानते भी नहीं थे उस वक्त। हाँ, नहीं जानता था। मैं 15-20 दिन जब पहली बार गया था, तब मैंने देखा था वहाँ के ऐसे ऑफिस भी है। तो वहाँ के सीपी ने मुझे बोला था कि यस अभी आप यहाँ पे लोगों को देखो। वहाँ पे उस टाइम पे 5-6 आईबीसी आया करते थे। तो बोला कि उनको देखो, वो कैसे बात करते हैं, वो देखो और अपना शुरू कर दो। लेकिन कैसे? वो एक कन्फ्यूज़न था। तो धीरे-धीरे करके कोई बात नहीं, एक हमेशा लर्निंग एटीट्यूड मेरा रहा है कि कोई भी चीज़ को सीखो, देख दूसरों को देख के सीखो या कहीं पे पढ़ के सीखो, तो वो मैं करता रहा।
फिर बात आई एचओ की, तो एचओ पे भी मैंने कॉल करके पूछा था कैसे है, क्या करना है। तो उस टाइम पे आपको शायद पता ही होगा कि अभी जो ट्रेनिंग हमारा सिस्टम है वो बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, शायद आपको भी अभी पता होगा। पहले नॉर्मल चल रहा था, अभी तो बहुत ही पावरफुल सिस्टम बन चुका है बड़ा बिजनेस का। तो उस टाइम पे भी वही बोला कि आप कॉल करो, ये करो, प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दो ये। लेकिन जब कॉलिंग करना स्टार्ट किया तो मैं चीज़ों को समझने लगा कि कैसे होता है, क्या होता है, कस्टमर को एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसको कैसे सपोर्ट करना है, रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, वो चीज़ों को मैं समझने लगा। फिर जब 1 टू 1 की बारी आई तो हमारे साथ तरुण भाई चश्मा वाला है, जिन्होंने मुझे हैंड होल्डिंग सपोर्ट लिया। तरुण भाई चश्मा वाला जिससे मैं फ़रवरी में मिला था, फरवरी में। फरवरी में हमारी पहली बार कॉल पे बात हुई थी। मैं सही बात कर रहा हूँ तरुण जी? तो उस टाइम पे हाँ, यस, उस टाइम पे हमने पहली बार बात की तो एक ऑरा हमारा जो रहता है कि जब हमारा सेम ऑरा दूसरे के साथ मैच होता है ना, तो हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने लगता है। तो वही कनेक्शन तरुण जी से भी मेरा मैच होने लगा। तो धीरे-धीरे करके हमारा इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा बन गया। हम डेली आज ऐसा जैसे कि अभी वॉरेन बफेट जी का आपने वीडियो देखा कि बिल गेट्स के साथ एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिसके साथ उनकी बात नहीं होती। तो अभी हमारा भी दोनों को वैसा ही है, हर रोज़ कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बात हमारी होती ही है। तो हम दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर करते हैं कि क्या नया करें, क्या कुछ नया करें, दूसरे की कंपेयर में कुछ दूसरा क्या करें। वो आइडियाज़ हम शेयरिंग करते हैं। तरुण भाई मुझे 1 टू 1 मीट में ले गए कि चल आज मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, तू भी चल देख। तो वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस और भी अच्छा रहा। तो थैंक यू सो मच तरुण जी। आप कुछ ऐड करना चाहो तो तरुण जी? हाँ, इसमें ओके। ये जो नीरव जी ने बताया वो उनका बड़प्पन है। बाकी जो है वो डिजर्व इट। और वो हमेशा लर्निंग एटीट्यूड के साथ रहते हैं। और आज भी उन्होंने सही बताया, हमारा रोज करीबन 3-4 कॉल हमारे एक साथ होते हैं और हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी सेम होती है। और इसकी वजह से ही है कि हम दोनों साथ में आरईसी गए, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी सेम चलती है और हमारा विजन बोर्ड भी सेम ही रहता है। और हम लोग हमेशा बातें करते रहते हैं। और एक दूसरे को हम लोग खुद जब भी कॉल 3-4 कॉल किए उसके बाद में हमारा एक दूसरे के आपस में कॉल होता है, वापस 3-4 कॉल करते हैं, वापस हम लोग आपस में कॉलिंग होता है। तो उनका भी जैसा है, उनका भी ऐसा ही है, मेरा भी ऐसा है। दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 कॉल हो सकते हैं, उससे ज्यादा हमारी हमारी कोई ताकत नहीं है। 6 से 8 मैक्सिमम। और 8 अगर कॉल हो गए ना तो वो दिन तो हमारी हालत यानी गंभीर हो जाती है, क्योंकि उनका भी कॉल लंबा चलता है, मेरा भी लंबा चलता है। तो इन बिटवीन हम लोग एक दूसरे से बात भी कर लेते हैं। और हम लोग ऐसा करते हैं, हमेशा इम्प्रूवमेंट साइकिल में रहते हैं। हम लोग इम्प्रूव अपने आप को कैसे करें वही सोचते रहते हैं। तो बार बार हम लोग यही सोचते हैं। एक कॉल के बाद भी हमारा 3 कॉल के बाद भी हम हमारा इम्प्रूवमेंट साइकिल देखते हैं। तो वो नीरव जी का बड़प्पन है कि वो मुझे क्रेडिट दे रहे हैं, बाकी उनका लर्निंग एटीट्यूड है। तो ही आज ऐसा है कि वो बॉन्डिंग ऐसा हो कि सब दोनों तरफ अगर एक एक जैसा ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो ही आदमी को एक दूसरे के साथ बनता है। क्योंकि इतने सारे आईबीसी है, रोज मुझे करीबन 10 आईबीसी के फोन आते होंगे, मगर नीरव जी से क्यों इतना बॉन्डिंग है? क्योंकि वो लर्निंग एटीट्यूड वाले हैं। और दूसरा, दोनों हमारे दोनों में एक कॉमन चीज है, हम दोनों को ईगो नहीं है। हम लोग दोनों ईगोइस्टिक नहीं है, हम लोग न्यूट्रल आदमी है जो भी होंगे। और जो भी अगर मेरी गलती होगी तो वो भी मुझे बताएंगे, और उनकी गलती होगी तो मैं भी उनको बता दूंगा। और वो बुरा भी नहीं मानते, मैं भी बुरा नहीं मानता। थैंक यू। विवेक सर जो है मंच के ऊपर भी एक गीत गाना गाने वाले हैं। गुजरात के 2 अनमोल रतन, एक है लखन। तो आपकी राम लखन की जोड़ी सूरत में है और सूरत में धमाल मचा रही है। पॉइंट। तो नीरव जी, हाँ। कभी भी आईबीसी के साथ हम लोग जब चर्चा करते, बात करते, तो उन लोग ये कहते हैं, आप भी सेल्स बैकग्राउंड से नहीं हो, तो उन लोग जब कहते हैं कि भाई हम किसी के साथ बात करते हैं तो उन लोग सामने से इंटरेस्ट लेते हैं, हाँ ये सारी की सारी चीजें आपसे जान लेते, सीख लेते। यहाँ तक कह देते कि पेमेंट की लिंक भेज दो, और पेमेंट की लिंक भेज दो ये तक कह देते हैं। और उसके बाद पेमेंट की लिंक आपने भेज दी, आप बड़े उत्साह के साथ आपने पेमेंट की लिंक भेजी है, और पेमेंट की लिंक भेजने के बाद वो बंदा जो है पेमेंट नहीं करता है और फिर आपका फोन पिक करना छोड़ देता है। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? यस, बहुत हुआ है ऐसा। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि अगर कंसिस्टेंट ये चीज़ मेरे साथ हो रही है तो वो स्ट्रैटेजी को मैं वापस चेंज कर देता हूँ। अगर 5 बार 6 बार हुआ है तो मैं को फिर उसको पेमेंट लिंक भेजना बंद कर देता हूँ। क्योंकि अगर आदमी कॉल उठाना बंद कर देता है
या फिर हमसे बात नहीं करता, इसका एक ही मतलब है कि हम उसकी नीड को एक्चुअली समझ नहीं पाए या फिर उसकी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो इसमें मैं मेरी गलती समझता हूँ और इसको कैसे सुधारा जाए उसके पीछे मैं लग जाता हूँ वापस। तो मेरा यस, मैं अभी बीच में एक बात करूँ, मैं एक कॉल पे बात कर रहा था, तब तरुण जी का बीच में कॉल आ रहा था। तो मैंने वो कस्टमर का स्क्रीनशॉट लिया और तरुण जी को मैंने सेंड किया कि 1 घंटा 15 मिनट से उनके साथ बात चल रही थी और कंटिन्यू थी वो। लेकिन वो इतना बात करने के बाद भी अभी उसका फिक्स नहीं है, लेकिन मैंने उसकी लाइफ में इतनी वैल्यू प्रोवाइड की कि कल को उठ के वो कभी भी वो जॉइन होना चाहेगा ना, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, ये कंफर्म है। फिर अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे एक नेपाल वाले बंदे से बात हुई, तो वो नेपाल वाले बंदे से व्हाट्सएप पे मेरी कॉलिंग पे बात हो रही थी, उसके साथ भी मेरी 1.5 घंटा बात चली। तो बस यही है कि मैं रिलेशन बनाते जा रहा हूँ, लोग अपने आप जुड़ते जा रहे हैं। हाँ, कई बार ये होता है मेरे साथ कि अगर सेल नहीं होती रहती है, हमारे जो मेंटली प्रेशर रहता है, तो कई बार हम बेचू बन जाते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं हमें ही नुकसान कर जाता है। तो ये मेरे साथ भी होता है, लोग मेरे भी कॉल काट देते हैं, मुझे भी गालियाँ दे जाते हैं। और अभी तो एक वेबिनार में भी हुआ था कि लोगों ने बीच में ही ऑन करके सबके सामने गाली दे दी थी, बिंद्रा जी को गाली दी थी। तो ये होता रहता है, लेकिन जो जेन्युइन पर्सन रहेगा, जो सही में अपनी लाइफ के लिए सीरियस है और कुछ करना चाहता है, वो आएगा, वो जुड़ेगा। उसको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हर एक बंदा अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्शन नहीं ले पाता। अगर सारे लोग एक्शन लेना स्टार्ट कर देते, तो आज दुनिया में जो सक्सेसफुल लोगों का 5-6% का रेशियो है, वो आज 50% होता। तो ये भी चीज़ है। मैंने ये सुना है कि जब आप हार्ड वर्क करते हो, लोगों को कॉलिंग करते हो, वैसे तो आप हार्ड वर्क करते ही नहीं हो, आप और तरुण भाई तो स्मार्ट वर्क ही करते हो, तो आपकी कॉलिंग आपने समझा है खुद को फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालने के लिए पेमेंट की लिंक मंगाता है, फिर पेमेंट नहीं होता है, आपने जो टारगेट अचीव किया वो टारगेट अचीव होने के बहुत नजदीक पहुंच जाता है और फिर टारगेट अचीव नहीं होता है। तो ऐसे वक्त पे आप सेल्फ अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब कुछ इस्तेमाल करते हो, ये कुछ आपकी सफलता का एक रहस्य है? यस, डेफिनिटली मैं विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन में बिलीव करता हूँ और मैं डेली ये चीज़ को करता हूँ। और मैंने, आप शायद बिलीव नहीं करोगे, मैंने खुद की अफर्मेशन रिकॉर्ड की हुई है। मैंने खुद के वर्ड में की हुई है। मैं जो चाहता हूँ उसकी, अभी मैंने आरईसी क्लब का जो मैंने था, वो मैंने 2 महीने से अफर्मेशन बना के रखी थी और मैं डेली मैं सुन रहा था वो चीज़ को, मैं विजुअलाइज कर रहा था। तो आप अगर और यस तरुण भाई साथ में फ्लाइट में जा रहे हैं, सब विजुअलाइज कर रहे थे। तो नहीं तरुण वो भाई 50% आप वहां पे गए तो उसका ज्यादा है नीरव भाई को। नहीं, यस आपने मेरे को डेफिनेट विजुअलाइज किया था कि नहीं किया था? हाँ जी। आपने मेरे को विजुअलाइज किया था कि नहीं किया था? नहीं सर, सबका ही ग्रोथ रहता है, अकेले का ग्रोथ कभी मैं सोचता नहीं हूँ। सबका साथ, सबका विकास वो हमेशा ही रहता है मेरा। तो ये आप जो है सेल्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये आपके आईबीसी बिजनेस को सफल बनाने के लिए आप उसका इस्तेमाल किस तरह करते हो? क्योंकि काफी लोग यहाँ पे जो है सेल्फ अपर, तरुण भाई कुछ कहना चाहते हैं, तो ये मेरा एक प्रश्न आप दोनों से है कि काफी लोग जो होते हैं, मुझे एक आईबीसी जो हमारे सेंट्रल गुजरात वडोदरा के हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो मैंने मोहतरमा से मैंने बात की, तो उन्होंने बोला सर ये आप बताते हो, सिखाते हो सेल्फ अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देन थॉट थेरापी, वर्ड थेरापी, बिहेवियर थेरापी, इसका मैं बहुत इस्तेमाल करता हूं या करती हूं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। तो आपको फायदा होता है, तो वो फायदा कैसे होता है? जब ये जो मैडम है, वो जब बोले ना कि इसका फायदा नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये थॉट हमने अपने आप के थॉट को काट दिया है। अगर एक बार आप अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट करते हो, तो आपका नेगेटिव थॉट्स कभी भी नहीं आना चाहिए। उसके प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी, हमें विश्वास रखना पड़ेगा कि ये कभी भी होगा और डेफिनेटली होगा। अगर जैसे ही दूसरे दूसरे सेकंड पे दिमाग में थॉट आया कि यार ये नहीं काम कर रहा है, तो मतलब कि आपका थॉट्स जो पहले वाला था वो कट गया, वो काम करना बंद कर देगा। तो ये चीज़ है। मैंने सेल्फ अफर्मेशन का वो एक रिकॉर्डिंग भी बनाया, अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा बहुत सुना डेफिनेटली, दूं। डेफिनेटली सुनाओ भाई। जितने भी लोग सुनना चाहते हैं चैट बॉक्स में लिखो कि आप सुनना चाहते हो, अगर सुनना चाहते हो तो वाई लिखो, अगर नहीं सुनना चाहते तो नो लिखो। तब तक हम लोग यस, तरुण भाई को सुन रहे थे, तरुण भाई ने भी हैंड रेस किया था। और ये वो थोड़ा गुजराती में है। चलेगा, चलेगा। यस। तो तरुण भाई आप कुछ कहना चाहते थे?
आप नीरव भाई वहां से तरुण भाई को मैं यहाँ से करता हूँ अनम्यूट करने की कोशिश। हाँ हो गए। हाँ एक हाँ, मिनट एक मैंने मिनट। किया मैंने। मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहता था कि वो अगर आप उनको शेयरिंग का ऑप्शन दे तो वो सब में सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कुछ अफर्मेशन नहीं करता हूँ, मगर नीरव भाई का अफर्मेशन का मैं साक्षी रहा हूँ कि उन्होंने बनाया, उसके बाद वो आरईसी में आए, तो मैं वही चाहता था कि वो सबके साथ शेयर करूँ। थैंक यू। नीरव भाई कल मुझे बता रहे थे तरुण भाई कि सन्नी सर आप जरा एक बार तरुण भाई से कह देना कि आप जो कमा रहे हो वहां पे आरईसी जाने के लिए तो उसमें से 25% रॉयल्टी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, क्योंकि बगल में फ्लाइट पे बैठा और सारा का सारा उनका उन्होंने विजुअलाइजेशन किया था। क्योंकि आपके साथ भी ऐसा था दिसंबर महीने में आपने पहले से काफी आप कैपेबल थे, बावजूद उसके एचओ के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो थी उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के कारण आप वहां पे सिलेक्ट नहीं हो पाए थे दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में। लेकिन अब नीरव भाई ने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मैं तरुण भाई को लेके ही जाऊंगा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, हम दोनों जाएंगे तो साथ साथ जाएंगे। ये एक्चुअली ना एंड मोमेंट तक फिक्स नहीं हुआ था कि मेरा आरईसी का। चलिए मैं ये अफर्मेशन से पहले ये मैं किस्सा सुना दूं कि आरईसी बनने के टाइम पे क्या हुआ था। तो सबसे पहले मुझे फाउंडर्स डे का इनविटेशन आया था। तरुण तरुण भाई का उस टाइम पे आरईसी का सिलेक्शन हो चुका था, तो उन्होंने मुझे बोला कि कैसे करना है। मैंने बोला कि फाउंडर्स डे में तो मैं आने ही वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने बोला कि 5 तारीख को मैं जाने वाला हूँ, 6 तारीख को हमारा आरईसी का है और 7 तारीख को एचओ पे जाके हम शाम को रिटर्न होंगे, तो आप कैसे करोगे। मैंने सोचा कि अभी क्या करूं। मैंने फिर बोला कि ओके चलो ठीक है, 5 तारीख को हम फाउंडर्स डे एंजॉय करेंगे, 6 तारीख को मैं अक्षरधाम चला जाऊंगा, जो बीएपीएस का मंदिर है, घूम के आऊंगा आराम से पूरा दिन, और 7 तारीख को एचओ से हम वापस रिटर्न हो जाएंगे। तो ये प्लानिंग से हमारी फ्लाइट की बुकिंग हो रही थी। उसी टाइम पे मेरा सीपी का वापस फोन आया कि नीरव जी अभी टिकट बुक मत करवाना, आपका आरईसी में भी सिलेक्शन हो चुका है। तो मेरे लिए एक बहुत ही एक्साइटेड मोमेंट था और मैं बहुत ही खुश हो गया था, मतलब। और प्लानिंग भी उसी हिसाब से ही चल रहा था। तो कहीं ना कहीं संजोग भी हमारे साथ थे उस टाइम पे। आपकी स्लिप बताएंगे अफर्मेशन की? यस डेफिनेटली सर। हिमांशु जी मैं आपको प्रश्न का मैं मौका दूंगा। 9 बजे जो है 9 से 10 हम लोग बात कर रहे थे, 10 बजे हम लोग जो है सब लोगों को बारी बारी नीरव भाई से बात करने का मौका देंगे। आपको सुनाई दे रहा है? मुझे एक बार थोड़ा कंफर्म थोड़ा करिए। वॉल्यूम बढ़ाओ, थोड़ा वॉल्यूम। મારું નાઇસ એનાલિસિસ સુપર ડુપર છે, મારું નાઇસ એનાલિસિસ સુપર ડુપર છે। લોકો મને એમના પ્રોબ્લેમ અને ગોલ દિલ ખોલીને શેર કરે છે અને જ્યારે હું એમને સોલ્યુશન આપું છું એ સેટિસ્ફાઈડ થાય છે। લોકો મને એમના પ્રોબ્લેમ અને ગોલ દિલ ખોલીને શેર કરે છે અને જ્યારે હું એમને સોલ્યુશન આપું છું એ સેટિસ્ફાઈડ થાય છે। મારા સોલ્યુશન થી સેટિસ્ફાઈડ થઈ મારો કસ્ટમર કેશ, ચેક કે પછી ક્રેડિટ કાર્ડ થી તરત જ પેમેન્ટ કરી દે છે। મારા સોલ્યુશન થી સેટિસ્ફાઈડ થઈને મારો કસ્ટમર કેશ, ચેક કે પછી ક્રેડિટ કાર્ડ થી તરત જ પેમેન્ટ કરી દે છે। મારા બધા કસ્ટમર મને એપ્રિશિએટ કરે છે, હું એમને બેસ્ટ સર્વિસ આપું છું। મારા બધા કસ્ટમર મને એપ્રિશિએટ કરે છે કેમ કે હું એમને બેસ્ટ સર્વિસ આપું છું। મને કસ્ટમર સામેથી મળે છે, મને કસ્ટમર સામેથી મળે છે કેમ કે यस सर। ये जो आपने खुद में लिखी हुई है, यस काफी सर। लोग जो है यहाँ पे नॉन गुजराती लोग भी जुड़े हुए हैं, तो इफ यू डोंट माइंड ये सारे के सारे आपने लिखे हुए हैं तो आपको सेंटेंस याद ही होंगे, तो जरा यस सर। ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये सुना है तो हम आपको सुनो, उसके अकॉर्डिंग सुनो, उससे तो बेटर है कि हम आपको ही सुने। यस सर डेफिनेटली। नहीं इसमें मैंने पढ़ के भी बताओगे तो चलेगा। नहीं, कोई बात नहीं, अभी वो बुक मेरे पास नहीं है, मुझे अभी जितना दिमाग में तो है याद ना? रहा है, हाँ दिमाग में जितना है उतना मैं शेयर करता हूँ। पहले जो सारी चीजें वो मेरा खुद का इंट्रोडक्शन है, और फिर मैंने उसमें शेयर किया हुआ है कि पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरे में जितनी भी ऊर्जा है वो मुझे यूनिवर्स से मिल रही है। मेरे जो कस्टमर है वो मुझे सामने से मिल रहे हैं। मेरे कस्टमर के जितने भी प्रॉब्लम है वो लोग मुझे खुल के मुझे शेयर कर रहे हैं, मैं उसको अच्छे से अच्छा गाइड कर पा रहा हूँ। मेरा जो कस्टमर है वो मुझे सामने से पेमेंट के लिए बोलता है, और वो चेक, क्रेडिट कार्ड और कैश से पूरा पेमेंट करता है। मेरा कस्टमर मेरे से खुश होकर मुझे वो सामने से रेफरेंस भी दे रहा है। फिर जो दूसरा सेकंड पार्ट है आरईसी का, है कि मैं आरईसी क्लब में मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ।
मेरा खुशी का अभी ठिकाना नहीं है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी मुझे स्टेज पे बुला के शाबाशी दे रहे हैं। सुनील सर मुझे चीयर अप कर रहे हैं। पारितोष सर मेरे साथ हैंड शेक कर रहे हैं। मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, ये एक कॉमन चीज है। फिर दूसरा इसमें है कि यस कि मेरी मेरी सक्सेस से मेरे सीपी, मेरा फैमिली, मेरा परिवार, मेरा सिटी, मेरा स्टेट, सारे लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरा नाम बहुत ही बड़ा हो रहा है। मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मैं लोगों की लाइफ चेंज कर रहा हूँ। तो बस यही सारी चीजें मैंने रिकॉर्ड की हुई है इसमें। फिर एक लास्ट में मतलब बोला है कि यस आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम बेस्ट। वो एक पूरी लाइफ मैंने वो पूरा एक लाइन दिया है। और लास्ट में एक चीज है कि यस यूनिवर्स मेरे साथ है, यूनिवर्स की शक्ति मेरे साथ है। ओके, फैंटास्टिक। तो यस यहाँ पे आपने ये जो सेल्फ अफर्मेशन विजुअलाइजेशन आपने किया, बहुत अच्छा किया, लोगों को इससे इंस्पिरेशन भी काफी मिला। आपकी सीक्रेट बिहाइंड द सक्सेस फॉर्मूला लोगों को पता चल चुकी है अब तो। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये अफर्मेशन से क्या होता है, एक मैजिक नहीं हो जाता, लेकिन हमें वो अंदर से एक जुस्सा आ जाता है कि नहीं ये चीज मुझे करनी है। वो हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। तो ये आप अफर्मेशन करते हो, अफर्मेशन करने के बाद कर्म करते हो कि नहीं करते हो? कि विजुअलाइजेशन कर दिया कि फिर चलो ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ, सुनील चोपड़ा से मैं हाथ मिला रहा हूँ, बिंद्रा साहब मेरी तारीफ ये कर रहे हैं, और अभी बस चलो शांति से बैठ जाओ। तरुण भाई मैंने विजुअलाइजेशन कर दिया, टेंशन मत लो, हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके बाद कर्म करते हो कि नहीं करते हो? सर कर्म के बिना तो फल मिलने वाला है ही नहीं। बिंद्रा जी बोलते हैं कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो फिक्स नहीं है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलने वाला, वो पक्का है। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। ओके ओके। तो आप कर्म करते हो, आप आपका दिन का जो है रूटीन प्लान, डे प्लान, वो किस तरह प्लान करते हो? जैसे कि अब तो आप जैसे जैसे आरईसी मेंबर बनते हो, जो जो आरईसी मेंबर बन के आगे आगे बढ़ते जाता है, ऐसे ऐसे आपके पास जिम्मेदारी जवाबदारियां बढ़ती जा रही है। यस क्योंकि आप डेफिनेटली। गुजरात के पहले सूरत में भी शुक्र से आपको 2-5 लोग जानते थे, आपका एक सीपी और 2-4 आईबीसी। लेकिन अब जब आप आरईसी मेंबर बन चुके हो तो गुजरात के और गुजरात के साथ साथ इंडिया के काफी आईबीसी आपको जानने लगे हैं। आप एक ऐसे ग्रुप के साथ जुड़े हो जहां पे सारे के सारे आपके इर्द गिर्द सफल आईबीसी ही है और कोई नहीं है। और बिंद्रा साहब ने सारे के सारे आरईसी मेंबर को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जैसे तरुण भाई चश्मा वाला ने तो पहले दिन धमाका कर दिया था, ऐसा तो केवल भाई को भी मौका नहीं मिला था कि जिस दिन वो आरईसी मेंबर बने और उसी दिन पैन इंडिया का वो सेशन ले रहे थे। तो ये इतने बिजी शेड्यूल में आप बहुत सारे आईबीसी की हेल्प भी करते हो, आपकी फैमिली भी है, आप शादीशुदा हो, आपका बच्चा भी है एक छोटा सा, पेरेंट्स है, फार्म भी है, तो उनमें से आप अपना टाइम किस तरह मैनेज करते हो? यस सर। सबसे पहले तो जो मेरा अभी शेड्यूल रहता है कि मॉर्निंग में यस, अगर मैं आपका सेशन ज्वाइन कर लेता हूँ या फिर मैं कोई वीडियो अपना ईएई या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज का चला लेता हूँ, जो मेरा मॉर्निंग का उठने का टाइम रहता है वो 6:30 के 7 बजे के आसपास है। पहले मैं थोड़ा जल्दी उठ जाता था, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि रात को लेट हो जाता है। तो 6 साढ़े 6 बजे उठने के बाद मेरा थोड़ा ग्रेटिट्यूड कंप्लीट होने के बाद एक वीडियो मैं चालू कर लेता हूँ। कम से कम 2 वीडियो मैं देखता हूँ हर रोज। फिर वो देखने के बाद फ्रेश होने के बाद जब मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता हूँ तो यूट्यूब से एक वीडियो चला के टीवी से कनेक्ट करता हूँ, जहाँ पे मेरे साथ मेरा बच्चा भी देखता है ब्रेकफास्ट करते करते। उसको अभी 4 साल का है, उसको शायद कुछ पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन उसको मजा आता है। वो भी बोलता है कि बिंद्रा जी का वीडियो देखना है। तो जब आरईसी में जाना हुआ था तो एक मैं किस्सा शेयर करूंगा कि आरईसी में जाना हुआ था तो मैं अपनी बैग पैक कर रहा था। तो उसने भी 3-4 जोड़ी उसका कपड़ा लिया और मेरी बैग में रख दिया कि मुझे भी आना है बिंद्रा जी को मिलने के लिए। तो वो भी इतना एक्साइट है। फिर मैं ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस जाने के बाद मेरा शेड्यूल पूरा देखता हूँ, आज किसको किसको फॉलो अप लेना है, फ्रेश कॉल कितने करने हैं और क्या करना है। तो सबसे मॉर्निंग में पहले मैं अपना जो फॉलो अप का कॉल्स है वो खत्म कर देता हूँ। फिर आफ्टरनून के बाद जो बीच का समय गारा रहता है वहां पे परेश सर का वेबिनार रहता है या फिर कुछ दूसरा लर्निंग रहता है, वो अटेंड कर लेता हूँ। 3:30-4 बजे के बाद मैं वापस फ्रेश कॉल पे काम करना शुरू करता हूँ। इस बीच है ना बहुत सारे आईबीसी के कॉल आते हैं। तो मेरा ये एक मानना है कि पहले तो कम आईबीसी के कॉल आते थे, मैं उनको कॉल उठा के बात कर लेता था। लेकिन अभी इतना सारा मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था। अभी मैं आईबीसी को बोलता हूँ कि आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं मैक्सिमम आईबीसी को सपोर्ट करूँ।
ऐसा नहीं कि 2 आईबीसी को कॉल किया, सपोर्ट किया और बाकी को छोड़ दिया। मैं मैक्सिमम लोगों को सपोर्ट करूंगा, लेकिन जैसे ही ऑडियो मिलेगा मैं उसको सॉल्यूशन भी एक-एक कर दूंगा, तो उसका काम भी हो जाएगा और ज्यादा लोगों को कवर कर पाऊंगा। तो ये पूरा दिन का शेड्यूल रहता है मेरा। शाम को करीबन में 6-7 बजे तक मेरा काम रहता है। अब सारे के सारे जितने भी आरईसी आईबीसी है वो बिजी हो गए। पहले केवल भाई को फोन करता था तो उनको वक्त मिल जाता था। केवल ज्योति को मैं फोन करता था तो वो फोन पिक करके जवाब दे देती थी। कल सुबह मैंने ज्योति को फोन किया था, रात को करीबन लेट नाइट मैं तरुण भाई से बात कर रहा था, तब उनका फोन आया लेट नाइट को। तो अब ऐसा हो जाता है कि आप लोग काफी बिजी हो गए और मैं आपको ऐसा बिजी देखना चाहता हूँ कि मैं सुबह आपको फोन करूं और नीरू भाई रात को मेरे को 11 बजे फोन करे, हाँ संजय सर आपका फोन था, बताइए क्या काम था। नहीं सर, एक्चुअली सनी सर इसमें मकसद ये है कि अभी ज्यादा से ज्यादा आईबीसी हम भी चाहते हैं कि अभी जैसे कि आरईसी में 1.5 टेबल जितना पूरा गुजरात का हुआ था, तो अभी हम सब आरईसी का गोल है कि 3 टेबल गुजरात के होने चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा आईबीसी को हेल्प करने के लिए यही एक रास्ता है कि उनको फटाफट से कन्वर्सेशन करो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद करें। चलो आपने 3 सोचा तो हम लोग एक काम करते हैं, 5 टेबल के साथ में मिलकर मेहनत करते हैं। यस डेफिनेटली सर। आपने हम 3 का सोचा है, क्योंकि 5 का आंकड़ा जो फिगर होता है ना शुरू होता है 5, 7 या 9। यस डेफिनेटली सर, तो आपका विजन ही हमारा विजन है। 7 करना है या 9 करना है, जितने भी गुजरात के आईबीसी है, जितने भी गुजरात के आईबीसी है यहाँ पे लिखो, 5 करना है, 7 करना है या 9 करना है, कितने टेबल यहाँ पे गुजरात के हमको बुक करने हैं। आपको वहां तक ले जाने के लिए हम लोग डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो वहीं पे आरईसी टेबल पे बैठ के आया हूँ और बोल के आया हूँ कि अभी तो ये पूरे सारे टेबल गुजरात के होने चाहिए बस। मुझे आरईसी में कोई चाहिए ही नहीं, पूरे गुजरात के ही टेबल चाहिए बस। ये जोरदार तरुण भाई ने बोला कि भाई एचओ को गुजरात में लेकर आ जाएंगे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली वो लोग सारे यहाँ पे आ और जाने चाहिए। और सर हमारे गुजरात में इतना पोटेंशियल है और जहाँ किसी को भी कोई भी आईबीसी को कोई भी जरूरत है तो हम वहाँ बैठे हैं और आरईसी में लाने के लिए हम तत्पर है। सब लोगों को उनको एग्जाम में चाहिए हेल्प तो एग्जाम में हेल्प करेंगे, उनको कुछ और दिक्कत आ रही है तो वो करेंगे, सब करेंगे, मगर आरईसी में मैक्सिमम टेबल गुजरात के होने चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि पूरे के पूरे टेबल गुजरात के हो, क्योंकि सारा धंधा जो लाता है वो गुजराती लाता है। तो भाई तरुण भाई चश्मा वाला के मुंह में घी शक्कर में नीरव भाई को कहूंगा, सॉरी मैं नीरव भाई को कहूंगा कि भाई आप वापस अफर्मेशन विजुअलाइजेशन की स्क्रिप्ट बनाओ और एचओ आरईसी मीटिंग करने के लिए गुजरात में है। और गुजरात में भी कहाँ पे आया मालूम है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे आया है। यस डेफिनेटली। क्यों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? क्यों सर? हमारी टेरिटरी में आता है। वाह सर वाह। यहाँ पे आपने ये देखा कि नीरव भाई जो है डेली मॉर्निंग में वो फॉलोअप लेते हैं, लर्निंग भी लेते हैं और डेली इवनिंग में फ्रेश कॉल लेते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई दिन फॉलोअप लेना आपका छूट गया हो, या कभी कोई दिन ऐसा हुआ है कि आपने फ्रेश कॉल करना छूट गया हो? नहीं ऐसा नहीं रहता। शेड्यूल बना के रखा है कि नहीं इतने बजे से इतने बजे मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर से भगवान भी आ जाएगा या दिल्ली से डॉक्टर रविंद्र भी आ जाएंगे, लेकिन ये मेरा फॉलोअप का टाइम है तो ये टाइम पे मैं फॉलोअप लूंगा ही लूंगा, और ये मेरा फ्रेश कॉल का टाइम है तो मैं इस टाइम पे फ्रेश कॉल करूंगा ही करूंगा। यस हाँ, मेरा ज्वेलरी का काम भी चलता है, तो कभी अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो मैं वो दूसरे दिन दोनों कवर कर लेता हूँ, लेकिन करना तो है ही। अगर 3 कॉल फॉलोअप के है तो दूसरे दिन 6 करूंगा। जो बीच का जो लर्निंग या सेशन का टाइम रहता है उसको मैं फॉलोअप या कॉल में कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन करूंगा सही। यहाँ पे जितने भी आईबीसी है, जो भी सफल आईबीसी हुए, सारे के सारे सफल आईबीसी की चीज मैंने एक देखी है, वो कभी अपना फॉलोअप नहीं छोड़ते। उनके ऊपर जो है फॉलोअप का भूत सवार होता है और फॉलोअप करते हैं, साथ साथ में नई नई कॉलिंग छोड़ते नहीं है, डेली नई कॉलिंग। तो डेली कितने कॉल नए करते हो और कितने नए कॉल करते हो, उसके लिए आप लीड कहाँ से लाते हो? लीड जो है, मैं जैसे कि मैंने आपको शेयर किया कि लॉकडाउन में डिजिटल मार्केटिंग खुद सीखा था मैंने, तो कभी कभार ऐसे लीड की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो खुद ही मैं डिजिटल मार्केटिंग कर लेता हूँ। और अभी तो बड़ा बिजनेस से जो लीड मिल रही है वो भी बेस्ट लीड मिल रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां से लोगों के साथ भी मेरा इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो बस 8-9 कॉल होते हैं, क्योंकि इसमें ये है कि एक्चुअली सेल्स का रूल से लो ऑफ एवरेज, ज्यादा से ज्यादा कॉल करो, और लेकिन नहीं हो पा रहा है। पता नहीं वो स्किल नहीं है कि कस्टमर को आधी वैल्यू देके छोड़ के दूसरे कस्टमर पे चले जाए, वो शायद नहीं हो रहा है या क्या पता नहीं।
लेकिन जिसको भी बात करता हूँ, अगर वो सही में नीडी पर्सन है, वो मेन थियरी में आ रहा है, तो उसको मैं 100% वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ। तो कॉल नंबर ऑफ कॉल्स मेरे अभी कम हो रहे हैं, लेकिन जितने भी हो रहे हैं क्वालिटी कॉल्स हो रहे हैं। ओके फाइन, फैंटास्टिक। ये ये आप जो आईबीसी बन के सफल बने हो, तो आपकी सफलता का अगर आपको क्रेडिट देना है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बाद, परेश जोशी के बाद, क्योंकि गुजरात में परेश जोशी आपको सिखाते हैं और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के कंटेंट तो ही है, तो अगर आप क्रेडिट देना चाहते हो तो किसके दोगे? एक ही इंसान है, आप सबको पता ही है वो कौन है। यस, वो डेफिनेटली तरुण भाई चश्मा वाला है। तो उनको आप क्रेडिट देते हो, तो उन्होंने क्या आपको सपोर्ट किया कि जिनकी बदौलत आपका बिजनेस जो है ठकाठक बढ़ने लगा? और भाई ये जवाब सुनने के बाद कोई अगर तरुण भाई को फोन करेगा और आपका जो भी बिजनेस होगा ना, तो उसका 50% नीरव भाई को पहुंच जाना चाहिए, रॉयल्टी नीरव भाई के वहां पहुंच जानी चाहिए। हाँ, यस यस डेफिनेटली। सपोर्ट मैं तरुण भाई से कैसे लेता हूँ, कभी मैं कॉल का सपोर्ट ये भी ये नहीं करता हूँ कि मैं मुझे मेरा ये कॉल कर दो, मुझे क्लोज करवा दो। मैं ये उसका सपोर्ट लेता हूँ कि तरुण भाई इस जगह पे मैं फंस रहा हूँ, तो यहाँ से मैं बाहर कैसे निकलूं, मुझे कस्टमर से क्या बात करनी चाहिए। अगर कोई मेरे पास कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो मैं ये बोलता हूँ कि तरुण भाई ये ऑब्जेक्शन बार बार आ रहा है, तो मैं इसमें से कैसे बाहर निकलूं। तो उसका फोकस मेरा ज्यादा रहता है। तो ओके वही चीजें मैं उनको मेरा मतलब डायरेक्ट नहीं ठोक देता हूँ कि ये मुझे करके दे दो, मेरा काम हो जाएगा। उसमें मजा नहीं आएगा। उसमें क्या है कि अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। वो मुझे करके भी दे देंगे, वो ऐसे इंसान है कि वो मैं 5 कॉल में बोलूंगा, 5 कॉल करके क्लोज भी करके दे देंगे। लेकिन उसमें खुद का इंप्रूवमेंट क्या हुआ? कुछ नहीं। तो खुद का इंप्रूवमेंट कैसे करना है वो मैं सबसे पहले देखता हूँ। ओके ओके ओके। अभी हमारे कुछ आईबीसी मित्र हैं, उन लोगों ने अपने अपने हैंड रेस किए है, तो मैं बारी बारी सबको वन बाय वन सबको अनम्यूट करूंगा। तो हिमांशु भाई पटेल जो है वो आईबीसी है, भरूच से है, तो उन्होंने हैंड रेस किया है। तो तरुण नीरव भाई आप वहां से अनम्यूट कर देंगे? यस यस मैं करता हूँ। हाँ, यस हिमांशु भाई अनम्यूट कर दीजिए आप सर। हिमांशु भाई आपके क्या प्रश्न है नीरव भाई से? यस सर, नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार, वंदे नमस्कार मातरम। वंदे मातरम जी। नीरव जी, नमस्कार वंदे तो मातरम। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सो आरईसी मच क्लब हिमांशु भाई। में आने के लिए। और डेफिनेटली आज जो बात हुई कि भाई 5 टेबल हमारे फिक्स है, 5 टेबल हमको बुक करने हैं, राइट? तो ये यस डन डील रहा। सन्नी सर यस को सर। कमिटमेंट देते हैं कि नेक्स्ट कोई जाए ना जाए, हम लोग जाएंगे। हिमांशु भाई को भी इनविटेशन मिला था, लेकिन हिमांशु भाई जो है उन्होंने क्या किया, अपना मेल अकाउंट चेक नहीं किया था। यस लास्ट मोमेंट पे मेरे था से तो बात वो हुआ रह गया। था, थोड़ा लेट हो गया था चेक करके। बाकी आपके साथ ही फ्लाइट में ही होता मैं दिल्ली के बाकी लिए। डेफिनेटली। यस सर। तो वही चीज है कि अभी तो जैसे लीड मिलना चालू हो गया है एचओ से, जैसे हम एग्जाम देते तो वो लीड से भी बहुत सारा सपोर्ट हमको मिल रहा है। तो मेरा वही था कि अभी विजुअलाइजेशन एफर्मेशन के लिए हमारे जो रजनीकांत सर है, उन्होंने काफी कुछ चीजें हमको एनएलपी के बारे में सिखाया है। यस यस और जैसे सनी सर ने भी बताया कि हमारे एक है जिनका मतलब वो एफर्मेशन भी करते हैं, विजुअलाइजेशन भी करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ होता नहीं है। तो मैं वही चीज के लिए मैं बता रहा था, हैंड रेज किया था मैंने कि हम लोग हमारे दिमाग को कमांड तो देते हैं कि चलो मेरे को ये अचीव करना है, कुछ आइडिया हम अपने कॉन्शियस माइंड को देते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो ब्रेन है, राइट, सबकॉन्शियस माइंड है, तो वहां पे हर इंसान के अंदर एक गेम मैकेनिज्म रहता है जिसको बोलते हैं गोल अचीविंग मैकेनिज्म, राइट? अभी गोल अचीविंग मैकेनिज्म को अगर कोई कमांड चला जाता है ना, तो वो चीजें होके रहती है। लेकिन उसके लिए बीच में हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक फिल्टर आता है, राइट? और वो फिल्टर रहता है हमारी सेल्फ इमेज का, हमारी आइडेंटिटी का। तो जैसे नीरज सर ने बताया, नीरज जी ने बताया कि भाई मैं एफर्मेशन करता हूँ, तो ये खुद के अंदर वो जब बिलीफ आता है ना, जब हमारी सेल्फ इमेज, हमारी आइडेंटिटी चेंज होती है, जब वो पॉजिटिव होती है ना, तब वो फिल्टर में से हमारा आइडिया पास होके हमारे गेम के पास पहुंचता है, गोल अचीविंग मैकेनिज्म के पास। अगर वहां तक पहुंच गया एक बार, राइट, तो वो चीज होके रहेगी। लेकिन मेन दिक्कत कहाँ आती है कि हमारा फिल्टर, खुद का जो फिल्टर रहता है, वो हमारा खुद का फिल्टर उसको अटका के रखता है। मतलब आप कमांड तो दे रहे हो अपने दिमाग को, लेकिन अगर अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं ये हो नहीं सकता, तो वो पॉसिबल ही नहीं कि आपके गेम के तब वहां पर पहुंचेगा, राइट? तो सबसे पहले तो एफर्मेशन वहां पे ही हेल्प करेगा कि हमारी सेल्फ इमेज को बढ़ाएगा, आइडेंटिटी को चेंज करेगा, तब जाके कहीं पे वो वर्क होगा। और अगर हमारे सबकॉन्शियस के पास वो कमांड पहुंच गया, बाद में वो सब चीजें हमारे बिहेवियर के अंदर, फीलिंग है, हमारी हैबिट, थॉट्स,
उसके अंदर वो चेंज आएगा और डेफिनेटली वो रिजल्ट के अंदर हमको मिलेगा। वही चीज बोलनी थी। ट्रू ट्रू, एकदम सही बात बोली हिमांशु जी आपने। हिमांशु भाई, और अब सुबह 6:30 बजे 6:30 से 6:45 के बीच में टू यस क्रिएट सर। आरईसी बिलीफ सिस्टम हमने शुरू किए। टू क्रिएट आरईसी बिलीफ सिस्टम, अगर आपको ग्रेट। आरईसी क्लब के मेंबर जो बनना है, ये जो सारा का सारा खेल है वो बिलीफ सिस्टम का है। डेफिनेटली। 15 साल 127 दिन का लड़का इंटरनेशनल प्रोफेशनल क्रिकेटर के तौर पे अपनी करियर शुरुआत करता है। उस क्रिकेटर का नाम, जो क्रिकेट का गॉड है, सचिन रमेश सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर। और सामने वकार यूनुस, उससे उम्र में दुगना, और 150 की स्पीड से बॉल डालता है तो बॉल दिखता नहीं है, और वो बॉल यहाँ पे लगता है, खून निकलता है। नवजोत सिद्धू से लेकर सारे के सारे टीम मेंबर सब लोग उसको कह रहे थे रिटायर्ड हर्ट होकर चला जा, लेकिन वो रिटायर्ड हर्ट होकर जाता नहीं है। वो बोलता है मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। और ये खेल इसलिए पाया क्योंकि उसकी बिलीफ सिस्टम ये थी कि मैं वकार यूनुस को बड़े आसानी से फेस कर पाऊंगा। तो आरईसी मेंबर बनना बहुत आसान है। मैंने परसों ही बताया था मॉर्निंग के सेशन के अंदर कि मैंने एक वीडियो बताया था अरुणिमा सिम्हा का, और मैंने बताया था तरुण भाई, मैंने आपका ही प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था कि लास्ट संडे जब हम तरुण भाई से बात कर रहे थे तो तरुण भाई ने ये बताया था कि खुद की बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी, और ये आप सब लोगों को करना चाहिए। दिसंबर में जब उन्होंने एचओ से बात की कि भाई मुझे आपने जो बोला आपके क्राइटेरिया के मुताबिक मैंने बिजनेस किया है, 40 आउट ऑफ 40 मेरे मार्क्स भी आए, तो सब कुछ मैं कर रहा हूं, तो फिर मुझे एंट्री क्यों नहीं मिली? तो उन्होंने कुछ बातें बता दी एचओ ने, जो भी बताई तब उन्होंने ठान ली। वो सिंगम का जो डायलॉग है ना, आत्ता माझी सटक ली, तो बस तरुण भाई ने बोला तिची माइला तू मुझे नहीं बुलाएगा, अब तू मुझे रोक के दिखा। और अपने सारे के सारे इर्द गिर्द जो भी अपने मित्र है, अपने दोस्त है, नीरव भाई है, अपनी बीवी है, बच्चे है, अड़ोस पड़ोस वाले, अपना सिक्योरिटी वाला है, ड्राइवर है, सबको बोल दिया कि देख लेना अब मैं आरईसी मेंबर बनके मैं दिल्ली जाके दिखाऊंगा। तो इतने सारे लोगों को बोल दिया ना, तो सारे के सारे लोग आकर तरुण भाई को पूछते थे, अरे भाई तेरा आरईसी मेंबर का क्या हुआ, तेरा आरईसी मेंबर का क्या हुआ? तो जब लोग पूछते थे मैं जाऊंगा, मैं आरईसी मेंबर हूं, मैं वहां पे जाऊंगा, खुद की बिलीफ सिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी, खुद की बिलीफ सिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी कि उसकी बदौलत वो काम ऐसे करते गए, जो नहीं करते थे वो करने लगे, और ऐसे करते थे कि मजबूरी में एचओ को बुलाना पड़ा, मेरे भाई आ जाओ यहाँ पे। और ना केवल आओ, जिस दिन आएंगे उसी दिन ये पारितोष शर्मा जी ने बोला कि भाई इतने दिन तक हमने आपको रोक के रखा हुआ है, अब खामियाजा हम ही भुगत देते हैं, अब पूरे पैन इंडिया का सेशन बड़ा बिजनेस से आप ही लोग हैं। तो ये आपकी बिलीफ सिस्टम जो है, तो बिलीफ सिस्टम ग्रेट चेंज करने के लिए हम लोग जो है टू क्रिएट आरईसी बिलीफ सिस्टम सुबह 6:30 बजे, क्योंकि हमने जून महीने के अंदर शुरुआत की थी, तब कभी कभार नीरव भाई ऐसा था कि मॉर्निंग के मीटिंग के अंदर ऐसा भी हुआ है कि हमारा सौरभ नामदेव जो है कैमरा चालू करके अकेला बैठा रहता था, कोई नहीं। आपने पहली जब जूम मीटिंग की थी तो आप बहुत किस्मत वाले हो, कम से कम 4 तो थे। अच्छा। और ये हिमांशु भाई जो है हमारे आईबीसी है, लेकिन उनको भी फोन करके बोलना पड़ता था, तो वो बोले नहीं मैं जिम में हूँ, मैं नहीं आऊंगा। तो कोई नहीं रहता था, तो सौरभ मेरे को फोन करे, सर बेइज्जती हो रही है, आ जाओ ना आप, कोई है नहीं। लेकिन आज मुझे बड़ा गर्व है, ये डिसीजन उस वक्त सौरभ ने लिया था, और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दिल्ली था तो मैं दिल्ली था, जब भी हमारी मॉर्निंग की मीटिंग चली थी, बिंद्रा साहब का बर्थडे था तब मैंने उस दिन फ्लाइट से भी हमने मीटिंग ली थी, नेक्स्ट डे भी 6 तारीख को हमने मीटिंग ली थी, तो मीटिंग कभी नहीं रुकी, तब से लेकर आज तक केवल संडे के दिन हम लोग रोकते हैं, वो भी रजनी भाई का सेशन चलता है इसलिए। और आज हमने जो सिस्टम शुरू किए उस सिस्टम से प्रेरित होकर एचओ भी कुछ सीखकर इम्प्लीमेंट करता है, और काफी सीपी भी इससे प्रेरित होकर खुद के सेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई एक काम करो, साथ में जुड़कर काम करते हैं, हम भी जुड़ना चाहते हैं, हम भी जुड़कर कुछ काम करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यस सनी सर, उसके पहले मैं एक चीज आपको पूछना चाहूंगा कुछ, कि आपकी बड़ा बिजनेस की जर्नी कैसे रही? यस, बहुत सारे लोगों को आप पूछते हो आरईसी को सारे चीजें, मैं आपका ले रहा था, आप मेरे ले रहे हो। नहीं, एक चीज, बहुत सारे लोग, क्या लोग एक्साइटेड है सनी सर की स्टोरी सुनने के लिए? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताए, तो सनी सर को मैं बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछने वाला हूँ। यस 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 यस, देखिए सनी सर, सनी सर बहुत सारे लोग एक्साइटेड है।
तो आपकी बड़ा बिजनेस की जर्नी कैसी रही? वो एक सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये कि अगर कोई भी नया आईबीसी बनेगा, तो उसके लिए 2 महीने का रोड मैप क्या रहेगा और सीपी की ओर से क्या सपोर्ट उसको मिलता है? ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो आप मुझे थोड़ा शेयर कीजिए सर। देखो, मैं बिंद्रा साहब के वीडियो जो देखता था, आप ही की तरह को एक मेरे मित्र ने जो है मेरे को बिंद्रा साहब का वीडियो भेजा था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2017। और उस वक्त मैंने पहली बार वीडियो देखा और श्रीमद् भगवत गीता का था, शायद गीता जयंती का दिन था। तो गीता जयंती के दिन शायद, आई एम नॉट श्योर, तो मैंने ये वीडियो देखा। देखने के बाद वहाँ पे बॉल लाइन नंबर पे फोन करने के लिए बोला। फिर मैंने काफी उनके वीडियोस देखे और आप सब लोग जानते हो बीजेपी इज माय क्लाइंट, और मैं इनोवेटिव कॉन्सेप्ट में क्रिएट करता हूँ, प्रमोशनल कॉन्सेप्ट में क्रिएट करके मैं बीजेपी को देता रहता हूँ। और कुछ चुनिंदा लोग ही मुझे बीजेपी के अंदर भी जानते, बाकी और कोई नहीं जानता है। तो अब मैं नेक्स्ट में क्या दूं उनको चुनाव कैंपेन के लिए। 2017 में गुजरात में इलेक्शन था, उसके बाद 18 में कर्नाटक का इलेक्शन था। तो मैंने वहां पे फोन किया तो उन्होंने मुझे लीडरशिप फंडल के बारे में बताया। मैंने बोला यार चलो ये वो सब कुछ ठीक है, 1.5 लाख रुपए का खर्चा होगा, आई एम रेडी टू पे। आपने 1.5 लाख रुपया बोला तो मैं ये समझ गया कि मेरा 5 लाख का खर्चा है, क्योंकि वहां पे आना जाना, फ्लाइट में रुकना, ये वो होटल वगैरह। इट्स ओके, मुझे तो बिंद्रा साहब से डायरेक्ट मेरे कुछ प्रॉब्लम से उसके सॉल्यूशन चाहिए। एट दैट टाइम वहां पे जो मोहतरमा थी उन्होंने बताया कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है मुझे बताओ। मैंने बोला कि भाई अगर मुझे नरेंद्र मोदी को कुछ एडवाइस देनी हो या अमित शाह को एडवाइस देनी हो तो मैं क्या दूं, तो किस विषय में, इलेक्शन कैंपेन के बारे में। तो उसको लगा यार ये कोई टाइम पास करने के लिए आ चुका होगा। ठीक है भाई, उसने बोला नहीं एक काम करो, पहले 2 लाख रुपए डिपॉजिट करो। मैंने बोला मैं आपको जानता नहीं, मैं 2 लाख रुपए बड़ी बात नहीं है, मैं वहां पे आकर दूंगा, मैं 2 लाख रुपए बड़ी बात नहीं है, आई एम रेडी टू पे 2 लाख रुपीज, लेकिन क्या सॉल्यूशन देंगे, आप मेरी बात कराओ। तब चलो कुछ बात नहीं बनी। उसके बाद ये कोर्स की बात, उसका वीडियो जो आया था, सबसे पहला वीडियो जो है 2018 के एंड में आया था। 2018 के एंड में आया था और कोई भी यहाँ पे ट्रेनर बन सकता है, ये वो फलाना ढिमका। तो मैंने, मेरा एक दोस्त है ट्रेनर, मैंने उसको वीडियो भेजा, भाई तू ट्रेनर है और बिंद्रा साहब का ये है जो है प्लेटफॉर्म है, वहां पे तू जुड़ जा। फिर उसने बोला नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है भाई, उस वक्त मैंने यही कोर्स के लिए मैंने इंक्वायरी किया था। मैंने पूछा कि भाई यही कोर्स कब आ रहा है, क्या कॉस्ट है, मैं रेडी था पे करने के लिए। तब उन्होंने बोला अभी तो ये लॉन्च होगा। और 7 मई 2019 से मेरी जर्नी शुरू हुई। 7 मई 2019 को डॉक्टर बिंद्रा ने ये कोर्स लॉन्च किया। उस दिन सुबह वापस सब्सक्राइब करके रखा था। तो मैं अक्सर मैं जो है, वॉशरूम मेरा लर्निंग रूम है, तो वॉशरूम मेरा लर्निंग रूम है, तो मैं वॉशरूम में बैठा था और मैंने वीडियो देखा कि आज वो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। बाहर निकला और मैंने फोन किया, भाई ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं। तो क्या लॉन्च हो गया? हाँ। तो मैंने बोला भाई चलो यार एक बार ट्रस्ट करके 43 रुपीज 44,000 रुपीज का जुआ खेल लेते हैं। 44,000 का मैंने जुआ खेलने का तय किया, तो मैंने पैसा भर दिया। और फिर वही आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला जो कामकाज है, तो मैं वहां पे गया। तो मैंने शुरुआत में देखा कि भाई ये सीपी की बात चल रही है। एट दैट टाइम मैंने मेरा दिल्ली जाना आना जाना थोड़ा ज्यादा रहता है, तो मैंने दिल्ली के लिए सीपी के लिए बोला था, दिल्ली तो दे दिया है। फिर मैंने कहा चलो बीजेपी का स्टेट का मेरा ऑफिस जो है अहमदाबाद में है, तो फिर मैंने अहमदाबाद मांगा, तो क्या अहमदाबाद भी दे दिया है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि भाई मुंबई के उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले थे। मैंने बोला मेरे को महाराष्ट्र का मुंबई का दे दो, तो उन्होंने बोला मुंबई भी दे दिया है। मैंने बोला फिर यार छोड़ो, एक काम करो, मेरे को ओवरसीज के राइट दे दो, क्योंकि 2020 में मैं जो है यूएस में जाने वाला था वहां पे इलेक्शन कैंपेन्स के लिए। तो मैंने ओवरसीज के राइट्स मांगे, तो बस उन लोग के पास कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने मेरे को अनमोल जी से, संजय कथुरिया जी से और विवेक सर से मेरी बात पहले ही दिन करवा दी थी कि भाई ऐसा कोई नया प्राणी आ चुका है जो अमेरिका कनाडा की वहां पे बात कर रहा है। खैर उस वक्त मैं वहां पे, जब मैं ऑडियंस में बैठा था, एट दैट टाइम सबसे पहले मेरे को राजकोट के सीपी मिले। तो राजकोट के सीपी मिले, उन्होंने मुझे बताया कि मैं बिंद्रा साहब का मैंने लीडरशिप फनल मैंने किया है और बिंद्रा साहब कमिटमेंट के पक्के हैं, और उनसे मैंने पैसे कमा कर ही मैंने यहाँ पे मैं पैसा भर के मैं सीपी बनाऊं। बिंद्रा साहब से मैं पैसा कमा कर ही मैंने जो है पैसा भर के मैं सीपी बनाऊं। मैंने बोला अच्छा चलो सोचते हैं। तो ये मेरा पहला दिन था। दूसरे दिन था तो मेरे बगल में जनक भाई बैठे थे, मैं आगे था, जनक भाई एग्जैक्ट मेरे पीछे थे।
तो बिंद्रा साहब के वो इवेंट के अंदर आगे हाथ मिलाओ, पीछे हाथ मिलाओ, अगल में हाथ मिलाओ, बगल में हाथ मिलाओ, तो जनक भाई से हाथ मिला। मैंने देखा अच्छा ये तो गुजराती, अपना गुजराती मानस भाई। तो जनक भाई अपने पापा के साथ आए थे, तो वो सीपी बन चुके थे। मैंने जस्ट पूछा, उन्होंने बोला आप टेंशन मत लो, आप बन जाओ। मैंने बोला आप अहमदाबाद में बने हो, मैं अहमदाबाद ही मांग रहा था, लेकिन कोई बात, आप बन चुके हो। तो उन्होंने बोला आप बड़ौदा ले लो। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बड़ौदा का बन गया। बस इस तरह मैं सिंपल आईबीसी चैनल पार्टनर बन गया। बस यही हमारी आईबीसी की जर्नी। अब सिर्फ आईबीसी के रोड मैप की मैं बात बोलूं तो कोई भी यहाँ पे कोई आईबीसी का यहाँ पे गेस्ट है क्या? मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा, अगर कोई आईबीसी का कोई गेस्ट है तो जरा हैंड रेज करेगा प्लीज। हेलो 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 हेलो, हाय बोलिए, जय माता जी बोलिए। यस हिमांशु भाई, आपने हैंड रेज किया, आपका कोई गेस्ट है यहाँ पे? हिमांशु भाई, आपके कोई गेस्ट जी है? सनी जी मेरे गेस्ट है, बाकी उनसे 2 दिन से तो मेरी बात हो रही है, और कल हमने परेश सर से भी 15 मिनट बात की है। तो ऑलमोस्ट हाँ बात तो हो चुकी है। मोहित जी करके है, यहाँ पे है, अपने साथी है, मोहित रस्तोगी जी, और वो भी दिल्ली से ही है। तो आज मैंने उनको इनवाइट किया था, भाई हमारा आरईसी के हमारे नीरव भाई पटेल उनका इंटरव्यू है, तो आप अटेंड करो, कुछ ना कुछ हमको यहाँ से वैल्यू मिलेगी। तो तो वो है हमारे साथ नीरव जी का मैं मोहित जी। जो है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। और हम्म। ये तरुण भाई सरैया जी ने हाथ हैंड रेस किया। यस तरुण भाई, आपके भी कोई गेस्ट है? वो चिराग 001 चिराग है ना, वो मेरा दोस्त है। कौन? चिराग चिराग चिराग। ओके 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 ओके। तो अभी जो है चिराग भाई यहाँ पे है कि नहीं है? ओके कोई बात नहीं। चिराग पंड्या जी है एक। ओके चिराग पंड्या, ओके। तो चिराग पंड्या नहीं, वो सिर्फ चिराग है। नहीं सर, मैं आईडी हूँ। नए आईबीसी जुड़ने वाले हैं, तो मैं दोनों का मैं स्वागत करता हूं। और यहाँ पे मैं आज नीरव भाई के साथ में बात कर रहा हूँ, कल आप सफल होंगे और कल मैं यहाँ पे आपके साथ में बात करना चाहूंगा। यहाँ पे जो भी आईबीसी है, जो सफल आईबीसी है और जो एवरेज आईबीसी है, मैं निष्फल आईबीसी नहीं कहूंगा, जो सफल आईबीसी है और एवरेज आईबीसी है। तो सफल आईबीसी सफल इसलिए बने कि भाई सफल आईबीसी जो है डेली डॉक्टर एक विद्या की वेबसाइट के अंदर कौन नया प्रोफेसर अपडेट होता है वो पढ़ता है, वो जानता है, वो वहां पे जानकारी लेता रहता है। पीएससी का कौन सा नया कोर्स आता है, वो नया कोर्स आता है वो जानता है। और पीएससी का कम से कम हर कोई, मैं आईबीसी को ये कहना चाहूंगा कि भाई सबसे पहला एक वीडियो जो नया कोर्स भी आया ना, आपके पास समय ना हो तो 5 से 7 मिनट का तो समय होता ही होता है, नया कोर्स का पहले वाला वीडियो देख लो, ताकि उस कोर्स के अंदर आपको क्या समझने वाले हो, क्या सीखने वाले हो, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप खुद को अपडेट रखोगे तो किसी न किसी से कभी भी आप बात करोगे तो बड़ी आसानी रहेगी। जब आप आईबीसी बनते हो तो यहाँ पे हर चैनल पार्टनर के पास उनका एक आईबीसी मैनेजर होता है। तो हर चैनल पार्टनर के पास उनका आईबीसी मैनेजर होता है, आप उनका संपर्क कीजिए। सारे के सारे चैनल पार्टनर काफी एनर्जेटिक है, आप उनका संपर्क कर सकते हो। और आई डू यू सी, मैं करता हूँ पहले तू देख, फिर यू डू आई सी, ये बिंद्रा साहब ने एक मॉडल सीखा है, वो आप मॉडल को सीखो। और जो अभी यहाँ पे नीरव भाई ने बताया, तरुण भाई ने पिछले संडे बताया था, उसके आगे के संडे के अंदर ये ज्योति अश्विनी दाना ने बताया था, उसके आगे शुभम गौर ने बताया था। तो सब लोगों से मैंने एक चीज जानी है, तो सारे के सारे आईबीसी जो सफल हुए तो उन्होंने एक अपना टाइमिंग शेड्यूल सेट किया, खुद की लर्निंग। तो सारे के सारे आईबीसी जो है पहले 2 महीने के लिए नहीं, जीवन भर के लिए ये तय कर लो कि खुद की लर्निंग के ऊपर आपको आपका समय का निवेश करना है। मैंने काफी देखा है, काफी आईबीसी जो है वो काफी आईबीसी ने ईए या पीएससी तो ले लिए, लेकिन वो ले लेने के बाद वो उसको ओपन करके देखते ही नहीं है। और ये बात मुझे हमारे आईबीसी मैनेजर जो है सौरभ नामदेव जी ने बताया, सर क्या यार ये सारे के सारे हमारे जो आईबीसी है उन्होंने कोर्स तो ले लिया, मोबाइल खोल के कोर्स तो देखते नहीं है, कोई वीडियो तो देखते नहीं है। तो अगर आपको आईबीसी बन के सफल होना है तो डेली आपको प्रीमियम कंटेंट की वीडियो देखना है। और वीडियो किस तरह देखना है, किस तरह आपको डायरी लेना है और पेन लेना है। अगर बिना डायरी पेन से अगर आप वीडियो देखते हो तो एक एंटरटेनमेंट का वीडियो है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि आप अगर कोई सीरियल देखते हो, आप नाटक देखते हो, फिल्म देखते हो, कोई डांस शो देखते हो, कुछ भी देखते हो, तब वो आप पेपर पेन नहीं लेते हो, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट का वीडियो है। मैं न्यूज चैनल देखता हूँ तो मैं कभी पेपर पेन नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो मुझे जरूर थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस, नॉट मोर देन दैट। लेकिन जब आप पीएससी या ये का कोई भी आप वीडियो देखो, एट दैट टाइम पेपर पेन लेकर आप देखो तो पता चलेगा कि आप सीरियस हो। तो वीडियो डेली देखो लर्निंग के ऊपर। सारे के सारे सफल जो आईबीसी है, जो आरईसी मेंबर बने, वो सारे के सारे आईबीसी है, वो अपने लर्निंग पे निवेश करते हैं। उसके बाद
सारे के सारे मैंने आईबीसी का देखा है, तो तकरीबन हर आईबीसी जो है वो मॉर्निंग में एक अपना समय फिक्स करता है, वहां पे सबसे पहले फॉलोअप से शुरुआत करते हैं। तो आपका फॉलोअप बहुत होना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। तो फॉलोअप होना बहुत जरूरी है। उसके बाद सारे के सारे सफल आईबीसी, यहाँ तक मैंने केवल भाई को भी उनसे भी मैंने बात की थी, तो मैंने ये जाना था, ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि दिन में एक भी कॉल केवल ने नहीं किया कि मैं आज इंडिया का नंबर 1 आईबीसी बन चुका हूं, मेरे को किसी को फोन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई नहीं। अगर जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया कि भाई आज मैं नया कॉल नहीं करूंगा, तो आप वही के वही रह जाओगे, एवरेज आईबीसी में रहोगे। दुनिया में 3 तरह के लोग होते नीरव भाई। सबसे ज्यादा बहुमती वाले लोग जो होते हैं ना, वो कौन होते हैं? अपॉर्चुनिटी फेकर। आप पूरे पृथ्वी के ऊपर देख लेना, आपने बहुतों से बात की, लोगों के जीवन में कुछ उपयोगी आप कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, आपने बहुतों से बात की, आप किसी के अगर कोई पीएससी लेगा, एलटीएम लेगा या आईएई लेगा, और वो लेकर अगर वो सीखेगा तो बेनिफिट उसको होने वाला है, लेकिन उसको होने वाला ये जानने के बावजूद भी वो ये सोचता है नहीं मेरा पैसा बैंक में पड़ा रहेगा, वो अच्छा है, लेकिन मैं अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुमती में आते हैं, ये अपॉर्चुनिटी फेकर होते हैं, ये सारे के सारे अपॉर्चुनिटी फेकर होते हैं। लेकिन आप पहले अपॉर्चुनिटी फेकर थे, आपने सोचा जनवरी के अंदर ये 1.5 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद आज आपको पता चला ना कि जनवरी से अगस्त तक 8 महीने का आपने जो गैप लिया, 8 महीने में जो आपने लॉस किया, क्योंकि मैंने सुना है कि आप तकरीबन हर महीने 3-4 लाख का बिजनेस करके 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमा लेते हो। तो अगर 8 महीने की अगर आपने 1.5 लाख रुपया, तो अगर लॉकडाउन के दौरान अगर आप आईबीसी होते तो हो सकता है आप केवल भाई को बीट करते, आप उनको साथ कंपटीशन में आ जाते, यानी कुछ ना कुछ अच्छा बिजनेस कर पाते। लेकिन उस दिनों के दौरान आप नहीं कर पाए क्योंकि आप आईबीसी उन दिनों में थे नहीं। आपने 1.5 लाख बचाने के बारे में सोचा, लेकिन बाद में आपको ये पता लगा कि नहीं यार, अभी तो अपॉर्चुनिटी पकड़ लेनी चाहिए। तो दूसरा जो प्रकार होता है वो अपॉर्चुनिटी टेकर, इसकी मात्रा थोड़ी कम है। आज 12,000 हमारे पैन इंडिया से आईबीसी है, ये अपॉर्चुनिटी टेकर है, और 12,000 से 1 लाख तक पहुंचना है, हमें केवल अपॉर्चुनिटी टेकर जो है उनको ही ढूंढना है। सौरभ जरा चार्जर ला दो, चार्जिंग। और उसके बाद तीसरा जो प्रकार है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएटर, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा है। ऐसे लोग जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, तो ये 3 प्रकार के लोग हैं। तो सारे के सारे आईबीसी से एक ही मैं बात कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपको करना है तो लर्निंग के ऊपर आपको समय का निवेश करना पड़ेगा। अगर लर्निंग के ऊपर आप समय का निवेश नहीं करोगे तो आप अर्निंग नहीं कर पाओगे, और अगर आप लर्निंग के ऊपर समय निवेश नहीं करना चाहते हो तो आप केवल एलटीएम ले लो, लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लो, आईबीसी मत लो। यस नीरव जी, हमारे अगर नीरव जी से कोई प्रश्न पूछना चाहता है, क्योंकि आज 11 बजे लोगों को टेस्ट देना है, तो आज के टेस्ट के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। यस सर, थैंक यू सो मच सनी सर। और आप सारे आईबीसी 40 आउट ऑफ 40 लाए, यही दिल से शुभकामना है कि सारे के सारे आईबीसी 40 आउट ऑफ 40 लेके आए। और आपको 40 आउट ऑफ 40 लाने में सहयोग देते हैं हमारा तरुण चश्मा वाला सर, वो रेगुलर आपको हेल्प करते रहते हैं। नीरव जी भी हेल्प करते रहते हैं। आपको बिजनेस में कहीं कुछ हेल्प चाहिए तो मैं, मुझसे जितना बनता है इतनी मैं भी हेल्प कर दिया करूंगा। और सब लोगों को मैं जाते जाते एक बार मैं दोबारा कहूंगा कि आप मॉर्निंग में सुबह आइए 6:30 बजे। अब जो है हमने 6:30 बजे का टाइम किया है, क्योंकि आपकी आईबीसी से आरईसी में जाओ तो आपकी बिलीफ सिस्टम के ऊपर हम लोग काम करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक प्रीमियम वीडियो जो है उसके चलाते हैं, उसके ऊपर इंटरेक्शन करते हैं। और उसके बाद आज का महाज्ञानी, ये एक हम लोग गेम खेलते हैं, तो आज का महाज्ञानी हम लोग साथ में फिर गेम खेलेंगे। तो बस यही मेरा आप लोगों का इनविटेशन है कल सुबह के लिए। कल सुबह जरूर आइए, और आप न केवल अकेले आओ, अपने गेस्ट को भी यहाँ पे बुलाओ। आप वहां पे केवल अकेले मत आना, आप अपने गेस्ट को भी वहां पे बुलाना। कोई आईबीसी मित्र का अगर प्रश्न है नीरव भाई से तो जाते जाते प्रश्न पूछ लीजिए, अदरवाइज आज की मीटिंग हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे कोई आईबीसी मित्र का कोई प्रश्न नीरव भाई से? तो चलिए नीरव भाई, आज मेरे शब्दों का मान रख के आप यहाँ पे आए, आपने समय निकाला। सर आपको धन्यवाद कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि एक्सपीरियंस शेयर हो सके सबके साथ। और सब आईबीसी और सब गेस्ट का धन्यवाद कि उन्होंने हमें 1 घंटे के लिए अच्छे से सुना। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अभी तरुण भाई होते ना तो क्या प्रश्न पूछते मालूम है?
चलो चलो कमेंट बॉक्स में लिखो कौन कितना बिजनेस करेगा इस अप्रैल महीने में। चलो नीचे चैट बॉक्स में लिखो, खुद को कमिटमेंट दो, खुद को कमिटमेंट दो, कौन इस महीने में कितना बिजनेस करने वाला है। सर हमको मुझे और नीरव भाई को या केवल भाई को किसी को भी अगर थैंक यू करना है ना तो बिजनेस डालो, बस मैं तो यही बोलूंगा, बिजनेस डालो। हमको थैंक यू नहीं Yes. चाहिए, हमको बिजनेस चाहिए। क्योंकि आप बिजनेस डालोगे उससे आप कमाओगे, आप बिजनेस डालोगे तो आप कमाओगे, तो आपके परिवार को वो खुशियां आप दे पाओगे जो आप खुशियां देना चाहते हो। तो इसीलिए लर्निंग लेते हो, लेकिन लर्निंग अगर देकर लर्निंग से वो अर्निंग नहीं की तो लर्निंग किस काम की। तो लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी जरूरी है, और लर्निंग के साथ साथ अर्निंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सुबह 6:30 बजे मंडे टू सैटरडे डॉक्टर विवेक बिंदास प्रीमियम वीडियो नॉलेज सेंटर में आपको आना है। वहां पे आप आइए, हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। वहां पे आएंगे, वहां पे भी जो है हम लोग आज का महाज्ञानी गेम खेलते हैं। तो आओ, मॉर्निंग में लर्निंग में थोड़ा अपना समय निवेश करो, और लर्निंग के बाद अर्निंग के लिए आप अपना डे शेड्यूल प्लान करो। आपको डे शेड्यूल प्लानिंग में कहीं पे भी किसी भी किस्म की आपको सहायता की जरूरत है, मदद की जरूरत है, तो डेफिनेटली वी आर विथ यू। यस तरुण सर। मैं इसके लिए यहाँ ऐसे डेफिनेटली बोल सकता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा कंटेंट बहुत जबरदस्त है, और दूसरी बात एज एन आईबीसी यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये पूरा सागर है, यहाँ पे कमाने की पूरी है, और सबसे अच्छी बात पैसा फटाफट आता है। बस आप काम करो, 30 तारीख को पैसा आ जाएगा अकाउंट में, बाकी का आपको 10 तारीख तक आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है पैसे का। और इतना जो लिक्विड फ्लो की तरह पैसा आता है ना, तो इसके लिए बोलता हूँ कि बाकी जो भी कर रहे हो ना उसके साथ साथ इसको तवज्जो दो, इसको प्रायोरिटी दो। यहाँ पैसा आता है, बस मैंने तो यही चीज देखी है, यहाँ पैसा आता है बस। अच्छा लगता तो है। पैसे कमाने के लिए कल सुबह मिलते हैं। आज पहले टेस्ट दे दीजिए, आज टेस्ट दे दीजिए, और कल सुबह हम लोग 6:30 बजे मिलते हैं। 6:25 को ही आप आ जाना। और यहाँ पे किसी को फिर भी किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो आपके पास तरुण भाई का नंबर है, आपके पास नीरव भाई का नंबर है। अपॉइंटमेंट लेके बात करने के लिए पहले वॉइस नोट डाल दीजिए। आप वॉइस नोट डाल दोगे तो आपको वॉइस नोट का जवाब मिल जाएगा। कोई भी ये मत कहना कि तरुण भाई मेरे ये कस्टमर से बात करके सर हम लोग यही चाहते हैं, कि सारे आईबीसीस के अंदर वो थिंकिंग पैटर्न शुरू हो जाए। वो थिंकिंग पैटर्न करेंगे ना तो वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। हम लोग और मेरा और नीरव भाई का यही रहे कि हम लोग लोगों को फोकस देना चाहते हैं। हम लोग लोगों को थिंकिंग पैटर्न, नीरव जी ने बहुत अच्छा बताया कि वो कभी मुझे कॉल पे नहीं लेते, वो मेरे से यही समझते हैं कि मैं कैसे, ये कस्टमर है तो कैसे बात करूं। तो वो थिंकिंग पैटर्न हम सब में डेवलप करना चाहते हैं, हर एक आईबीसी के अंदर हम लोग डेवलप करना चाहते हैं कि वो थिंकिंग पैटर्न डालो कि सामने वाले से कैसे इंटरेक्ट करना है। बस वो अगर थिंकिंग पैटर्न आ गया तो आप डिपेंडेबल नहीं रहोगे, आप इंडिपेंडेंट रहोगे, और पैसा फ्री फ्लो है। मैं वापस बार बार यही बोलूंगा, फ्री फ्लो पैसा आता है बड़ा बिजनेस में, तो वो ले लो। देखो तरुण भाई, मैंने कल बताया था, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने भी हमारे आईबीसी है, आपने एक प्रश्न पूछा था मेरे को, एकदम नीरव भाई याद आया कि सीपी ऑफिस से आप क्या सपोर्ट करते हो। देखो हर कोई सीपी अपनी अपनी तरह सपोर्ट करता है। हमने हमारे जितने भी आईबीसी है, सारे के सारे आईबीसी के अंदर इंटरनल लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, इसलिए हमने शुरू किया है प्रैक्टिकली आईबीसी बिजनेस ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो प्रैक्टिकली आईबीसी बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने जो शुरू किया है, जिसके अंतर्गत जो है आपके अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए हम टेली कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं। टेली कम्युनिकेशन स्किल है ताकि हमने देखा, काफी आईबीसी को हमने बताया कि भाई आप किस तरह बात करते हो, आप क्या बात करते हो, किस तरह बात करते हो, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग यहाँ पे भेजो। तो ये उनको सुनने के बाद हमें लगा कि यार लोग जब बात करते हैं, एक अनुभव के बाद भी अगर वो जो प्रोफेशनली किस तरह बात की जाती है, उसके लिए ओपनिंग किस तरह होती है, उसके अंदर कंटेंट किस तरह के होते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, शब्दों का चयन कैसे करें। तो ये सिखाने के लिए हमने जो है टेली कम्युनिकेशन स्किल सिखाना हमने शुरू कर दिया है। 1-to-1 बिजनेस किस तरह की जाती है। आप बहुत किस्मत वाले हो नीरव जी के आपके पास तरुण भाई चश्मा वाला है। सूरत के अंदर मैं देख रहा हूं कि जो अपॉर्चुनिटी फेकर जो मैं कहता हूं ना, सूरत के अंदर नियर अबाउट 300-400 आईबीसी होंगे, लेकिन अगर 400 आईबीसी है तो 400 में से केवल 399 लोग जो है वो अपॉर्चुनिटी फेकर है। आप अकेले वो इंसान हो जिन्होंने अपॉर्चुनिटी पकड़ ली और तरुण भाई को आपने कॉन्टेक्ट किया, तरुण भाई किधर हो, मैं अगस्त से आईबीसी बन चुका हूं, अब तक कहां थे आप। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4-5 महीने चला गया, 5 महीने का मुझे नुकसान करवा दिया आपने और जनवरी में आपने पकड़ लिया।
और आप 1-to-1 उनके साथ गए और तरुण भाई भी लेकर गए कि भाई 1-to-1 किस तरह बिजनेस मीटिंग की जाती है। तो आपके पास तो तरुण भाई थे, लेकिन बहुतों के पास तरुण भाई नहीं है, तो उनके लिए क्या? तो आपके पास तरुण भाई है, लेकिन जिनके पास तरुण भाई नहीं है, तो उनके लिए ये सन्नी भाई है। ये सन्नी भाई से भाई मत रखो, ये सन्नी भाई को प्यार दो, मैं आपको प्यार करता हूँ। तो 1-to-1 बिजनेस मीटिंग इट्स अ आर्ट। और मैंने 1-to-1 बिजनेस मीटिंग अमिताभ बच्चन से भी मैंने की है और नरेंद्र मोदी से भी मैंने की है। तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। उसके बाद व्हाट्सएप पे जो है, व्हाट्सएप मार्केटिंग का तो हमारा कोर्स है, लेकिन व्हाट्सएप फॉलोअप कैसे करें? व्हाट्सएप पे फॉलोअप करने की एक स्किल होती है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि कल मैंने मैसेज जो भेजा था नीरव भाई को, आज जो मैंने मैसेज भेजा है, वो सुबह मैंने मैसेज भेजा था, फिर उसके बाद मैंने लास्ट में मैंने मैसेज भेजा है। हर बार कुछ ना कुछ कंटेंट के अंदर मैंने कुछ ना कुछ फेरबदल की है। तो व्हाट्सएप पे फॉलोअप की जो है, उसके अंदर कंटेंट किस तरह लिखते हैं, उसके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, वो हम लोग सिखाते हैं। सेल्फ कंटेंट क्रिएटिंग आर्ट। तो हिमांशु भाई, सेल्फ कंटेंट क्रिएटिंग आर्ट आप भरूच में बैठे रहोगे तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा, उसके लिए आपको भरूच छोड़ के वडोदरा आना पड़ेगा। अदरवाइज होगा ये कि मेल में इनविटेशन आ जाएगा और मेल देखा नहीं और जा नहीं पाए, ऐसा हो जाएगा। तो आप तो मेरे बगल में हो, मैं यहाँ से सीखने के लिए दिल्ली जाता हूँ, तो आप भरूच से वडोदरा तो आ ही सकते हो, और आप में वो दम है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। पावर पैक इंट्रो स्किल, पावर पैक इंट्रोडक्शन स्किल वो क्या होती है, किस तरह आप किसी के साथ, तो इस तरह 30 दिन की 30 अलग अलग स्किल हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन आस्किंग आर्ट, मैं तरुण भाई से मैं काफी प्रभावित होता हूं, क्योंकि वो सारी की सारी स्किल जो है तरुण भाई के पास है, केवल के पास है। जितने भी सफल आईबीसी हुए, तो मैंने देखा है, जब मैं दिल्ली के अंदर था तो मैं काफी केवल भाई ने और मुझे और आईबीसी से मिलवाया था, तो मैंने देखा ये सारे के सारे सफल आईबीसी जो है, तो उनके पास एक ही आर्ट है, सबसे बड़ी आर्ट। वो आर्ट ये है, मैं आस्किंग क्वेश्चन इट्स आर्ट, मैं ये स्किल में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन ये आर्ट है। तो क्वेश्चन आस्किंग आर्ट ये हम आपको सिखाएंगे, प्रैक्टिकली सिखाएंगे। और अभी हम लोग जो भी हमारे साथ कुछ आईबीसी है, जैसे कि हिमांशु भाई है, वडोदरा में मैपिंग है, कोई जैसे कुछ दूसरे सिटी से भी हमारे पास मैपिंग है, तो वो आउट ऑफ टाउन है, जैसे कि बेंगलोर से यहाँ पे फिजिकली ट्रेनिंग लेने के लिए आए, लेकिन वो यहाँ से वापस ट्रेनिंग लेके चले गए, तो उनको चाहिए, तो उनके लिए हम लोग वर्चुअल ट्रेनिंग भी रखने वाले हैं। तो अपॉर्चुनिटी क्रिएटिंग आर्ट, हर बार अपॉर्चुनिटी किस तरह क्रिएट की जा सके, हर बार आप आपके आंख कान खुले रखो, आंख कान खुले रखोगे और मुंह बंद रखोगे, तो आपको पता चल जाएगा तो कहां से अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, कहां से अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो अपॉर्चुनिटी क्रिएटिंग इट्स आर्ट। और मैं मेरे काफी बिजनेस जो है, काफी बिजनेस में से काफी बिजनेस ऐसे है जो मैंने शुरू किए, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएटिंग आर्ट की जरिए ही है। और लिसनिंग स्किल, और लिसनिंग स्किल सिखाने के लिए, और जो है क्वेश्चन आस्किंग आर्ट ये सिखाने के लिए, मैं तरुण भाई, मैं बहुत जल्द मैं आपसे भी मदद लेने वाला हूँ, कि उसके रिलेटेड मैं कंटेंट रेडी करने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं आपसे मदद लूंगा। तो जो आपका प्रश्न था नीरव भाई कि ये हमने एक प्रैक्टिकल सेशन शुरू किया है, तो इसको हम लोग फिजिकली सिखाएंगे। फिजिकली सीखोगे तो अच्छा रहेगा, जिसके लिए वडोदरा के अंदर मेल पार्टिसिपेशन के लिए हमने ठहरने की, फ्री में ठहरने की व्यवस्था करके रखी है, जहाँ पे आपको ठहरने का कोई पैसा नहीं देना है, बाकी का खर्चा आपको खुद ब खुद निकालना है, जैसे कि आपका ट्रैवलिंग हुआ, आपका फूडिंग वगैरह हुआ वगैरह, लॉन्ड्री वगैरह का हुआ, वो खर्चा आपको निकालना है। बाकी हम लोग करते ही है, एवरी संडे हम लोग ये आईबीसी के लिए ही हमने जो है आईबीसी सक्सेस सीरीज हमने शुरू की है। तो इस तरह हम जो भी है आईबीसी, उनको कामयाब बनाने के लिए, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिए, हमारे जितने भी आईबीसी है, जो हमारी ऑफिस पे आकर हमसे मिलके गए, तो सारे के सारे आईबीसी को हमने इंडिविजुअल कोच दिया है। आप और मैं जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हम सारे के सारे लोग जो है बचपन में क्रिकेट खेलते थे, लेकिन हम में से कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर के तौर पे हमारी करियर शुरू नहीं कर पाए। और एक छोटा सा बच्चा, 15 साल 127 दिन का बच्चा, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर के तौर पे अपनी करियर शुरू कर पाया। क्यों? क्योंकि 10 साल की उम्र में उसके पास एक उसका कोच था, रमाकांत आचरेकर नाम का। तो आपको कामयाब होने के लिए, आपको सफल होने के लिए आपके जीवन में एक कोच जरूरी है। तो आपको आपके जीवन में कोच जरूरी है, तो आपको हम लोग कोच देंगे। वो कोच को आपको फीस नहीं चुकानी है, वो हमारे खर्चे से हम आपको कोच देंगे, आपको पर्सनली इंडिविजुअली कोच देंगे, वो हमारे खर्चे से हम आपको देंगे कोच। वो कोच इसलिए देंगे ताकि आप ग्रो करो, आप सफल बनो, आप आगे बढ़ो, आपका बिजनेस हो, इसलिए। तो ये आपके प्रश्न का जवाब था। यस, थैंक यू सो मच सनी सर, आपने बहुत ही अच्छा रोड मैप बताया। और यस, मुझे ये कॉन्फिडेंस और कि जो भी ये
जो भी बंदा आएगा आईबीसी जुड़ता है और ये ट्रैक पे चलता है तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलने ही वाला है, क्योंकि आईबीसी के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट चीजें सारी की सारी आप कवर कर रहे हो, चाहे वो क्वेश्चनिंग हो, कॉल हो, फिर लर्निंग हो, सारी की सारी चीजें आप कवर कर ली है आपने। तो यस, थैंक यू सो मच सनी तो सर। देवी और सज्जनों, नीरव भाई का आज का सेशन जो है, मैं नीरव भाई ने आज मुझे आमंत्रित किया, नीरव भाई ने आज मेरा इंटरव्यू लिया, नीरव भाई ने आज मुझे प्रश्न पूछे। तो नीरव भाई, मैं आशा करता हूँ कि मैं आपकी परीक्षा में खरा उतरा होगा और आपके सवालों के मैंने जवाब दिए होंगे। तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। यस, थैंक यू सो मच। और 40 आउट ऑफ 40 का जल्दी से गुड न्यूज सुनाइए सब। ओके साथियों, यस, तो जाते जाते तरुण भाई चश्मा वालों को खुश कर दो, चैट बॉक्स में डाल दो कि आज इस महीने में आप कितना बिजनेस करने वाले हो। तरुण भाई चश्मा वाला आपके मैसेज पढ़ रहा है, चैट बॉक्स सारे के सारे पढ़ रहा है, क्योंकि उनकी एक ही डिमांड होती है कि आप अगर यहाँ पे आए हो और आकर अगर आपने खुद को कमिट नहीं किया तो क्या किया। अगर खुद को कमिट नहीं करते हो, आपके कोर्स चाहे कितने भी आए, लेकिन कोर्स के साथ साथ जो है आपके पास रोकड़ा आना चाहिए। तो रोकड़ा लाने के लिए आप कितना का बिजनेस करने वाले हो, चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में ओके 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 ओके। आपको ये, आपने जो भी बिजनेस लिखा है, आपको आपका मन चाहिए राशि रकम का बिजनेस करने के लिए आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, आपको आपकी मन चाहिए राशि रकम का बिजनेस करने के लिए आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट आपको हम लोग देंगे कल सुबह 6:30 बजे। और जिसके लिए अगर आप चाहो तो संपर्क कर सकते हो हमारे आईबीसी मैनेजर सौरभ नामदेव जी का। तो सौरभ नामदेव जी का नंबर तो आप सब लोग को मालूम ही है, 80000766 766। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।